तो एस्टिमेशन की आखिरी मेथड थी जाल-डाल मेथड। जाल-डाल मेथड क्या है? बिल्कुल डूमास को भूल जाइए, एक दिन में हम इसीलिए भी नहीं कराते, दोनों मेथड्स मर्ज ना होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, आप उसको तोल ताल के लाए, कितना है ये तो आपको पता ही है, एस्टिमेट करना है तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट किया, इंश्योर किया कि वो पूरा का पूरा नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करे, और उसको इंश्योर करने के लिए उसके साथ पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट सब कुछ दिया, सो दैट नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्ट करके जितना भी नाइट्रोजन था वो सारा अमोनियम सल्फेट में डिसॉल्व हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो नाइट्रोजन को किस चीज में लाके रख दिया मैंने? अमोनियम सल्फेट में लाके रख दिया। अब जब नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट बन गया, उसको इंश्योर किया बार बार करके भाई बन जाए, बन गया, और उसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, उसको मैं अलग लाती हूँ। दीपा मैम, वैशाली मैम, इस क्लास में डिसिप्लिन के लिए बोलो थोड़ा सा, मेरी रिकॉर्डिंग में आता है, या किसी को खड़ा कर दो। सो अब यहाँ पर अमोनियम सल्फेट को मैंने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्ट कराया। जब अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ अगेन एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट कराया तो डिस्प्लेस होगा, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को या कैटायन को डिस्प्लेस करता है। उससे क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का मुझे क्या करना? कुछ नहीं, मेरे को तो नाइट्रोजन का ट्रैक करना था, किधर जा रहा है। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो नाइट्रोजन किधर गया? अमोनिया। जरा इन दो रिएक्शंस को देखो, अगर मुझे पता चल जाए कितनी अमोनिया बनी, वो नाइट्रोजन किधर से आ रहा था, जितनी अमोनिया बनी पक्का उतने अमोनियम सल्फेट बने होंगे, जितने अमोनियम सल्फेट बने उससे मेरा अंदाजा आ जाएगा कितना नाइट्रोजन। यहां पर ये जो अमोनिया, बस ये जो अमोनिया था, अगर मैं इस अमोनिया को नाप तोल के ले आऊं वही एसटीपी वॉल्यूम वाले तरीके से, पता नहीं किस तरीके से आगे देखेंगे, अगर मुझे पता चल जाए कितने ग्राम अमोनिया है तो मुझे पता चल जाएगा कितना नाइट्रोजन है। और मुझे यह भी पता है ये नाइट्रोजन किधर से आ रहा है? अमोनियम सल्फेट से। मुझे अमोनियम सल्फेट किधर से आ रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन से। जरा नाइट्रोजन का ट्रैक रखिए, यानी अब मेरे को पहचानना है अमोनिया कितना बना, वॉल्यूम नहीं। मैं वॉल्यूम नहीं ले रही क्योंकि अमोनिया को मैं वाटर या किसी के ऊपर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से इकट्ठा नहीं कर सकती, तो वाटर के साथ NH4OH बना के पता नहीं क्या कर ले। अब मुझे देखना है अमोनिया कितने ग्राम बना, उससे मैं अपने आप नाइट्रोजन सेटल कर लूंगी। तो अमोनिया जो भी बना सॉल्यूशन में आया, उसकी मोलैरिटी चाहिए, उसका वॉल्यूम चाहिए, कुछ तो चाहिए ना मेरे को। सब अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम मिल गई बच्चों तो मोल्स आ जाएगा। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स एवरीवन। तो अब क्या करा मैंने इसके बाद? मुझे बस अब पता लगाना है अमोनिया कितना बना। मैंने वॉल्यूम तो नाप लिया जी, 25 ml बना है शायद, राइट, बस मेरे को मोलैरिटी नहीं पता। मोलैरिटी बता दो, अगर 0.2 मोलर है 25 ml तो मोल्स आ गए। मोल्स आ गए तो मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ग्राम्स आ गए, आगे तो फिर हम वो W से डिवाइड करना, इनटू 100 तो कर ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे को पता लगाना है इस अमोनिया की मोलैरिटी कितनी है। तो आई नो इसको एक नॉन स्टैंडर्ड, आप टाइट्रेशन अब कर चुके हैं एसिड बेस, आपको पता है नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब होता है ऊपर हम एक ऐसा एसिड रखते हैं जिसकी मोलैरिटी हमको पता होती है, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब। तो मैं उसकी मोलैरिटी और अमोनिया के सामने एक नॉन स्टैंडर्ड मोलैरिटी वाला अमोनिया लेके आई, उनको किया टाइट्रेट। एक्सेस में मैंने HCl और H2SO4 डाला ताकि कमी ना रहे, एक्सेस में डाला है। अब मेरे को पता नहीं ना NH3 कितना है, आई एम नॉट श्योर ऑफ NH3, तो मेरे को थोड़ा ज्यादा ही डालना पड़ेगा क्योंकि मेरे को NH3 तो पूरा रिएक्ट करा के निकालना है। मैं कोई नाप तोल के डालूंगी तो गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे तो एक्सेस में H2SO4 या HCl जो एसिड मैं चूज करूंगी वो डालना पड़ेगा। जब मैंने वो टाइट्रेशन कंप्लीट किया, अमोनियम सल्फेट बना, या अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो अमोनियम सल्फेट बनेगा, और अगर मैंने NH4Cl कब बना, अगर मैंने HCl एसिड लिया तो ये तो चलो जो बने सो बने। मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ। अगर मेरे को ये पता चल गया कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ, टाइट्रेशन का रूल क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया is proportional to number of moles of sulfuric acid used। proportional to बोला, equal नहीं बोला। मुझे पता है सल्फ्यूरिक एसिड से 2H निकलेंगे और वो 2H 2 अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेंगे। ऐसा हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में भी करके आए हैं। अगर मैंने HCl यूज किया होता तो मैं कहती अगर एक ही HCl यूज हुआ है मोल तो पक्का एक ही मोल अमोनिया बना था,
क्योंकि HCl मतलब एक H, अमोनिया मतलब एक OH, वो NH4OH बनाएगा ही बनाएगा वाटर से डिसॉल्व होगी। तो यहां पर मैं इन दोनों को टाइट्रेट करके क्या कर रही हूं, H2SO4 का मुझे सब कुछ पता है जो ऊपर ब्यूरेट में है, कितना वॉल्यूम यूज हुआ, कितनी मोलैरिटी, उसका मेरे को सब कुछ पता है। इसकी शायद मेरे को मोलैरिटी भी पता है बट मेरे को वॉल्यूम नहीं पता, या मेरे को वॉल्यूम पता है मेरे को मोलैरिटी नहीं पता, अभी वही देखना है। पॉइंट इज टाइट्रेशन सबको याद आ गया, समझ आ गया क्या था। एक अननोन सॉल्यूशन अमोनिया की ला के रख दी नीचे के कोनिकल फ्लास्क में और कहा ढूंढो अब इसके अंदर अमोनिया के कितने मोल्स हैं। तो ऊपर आपने ब्यूरेट में एक नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मोलैरिटी और जो भी फुल भर के ब्यूरेट रखी और एक 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 ड्रॉप करके आपने उसको टाइट्रेट किया। जितना वॉल्यूम यूज हुआ वो देखते हैं, तो हमें एक्सेस डालना पड़ेगा। आपको पता है 2-4 बूंद इसमें एक्सेस डलेंगी, क्योंकि मेरे को इंश्योर करना है कहीं अमोनिया थोड़ा सा भी बच ना जाए। क्योंकि नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रही हूं, इट कैन बी इन अ डाई, इट कैन बी इन एन एंटीबायोटिक, इट कैन बी इन एनी ऑफ द लाइफ सेविंग थिंग्स, तो मैं बहुत इंश्योर करना चाहूंगी। सो इस तरह से मैंने इसको रिएक्ट कराया। नाउ हमें पता है हमने क्या डाला है, थोड़ा सा एक्सेस, ग्रीन कलर से मैंने एक्सेस लिखा है। अब थोड़ा सा एक्सेस डाला है तो एस्टिमेशन तुम्हारा एक्सेस आ जाएगा। जितना भी तुम एसिड डाल रहे हो ताकि अमोनिया कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। आप सोचो टाइट्रेशन नहीं कर रहे, आपके पास टेस्ट ट्यूब में ये सारा है और ये अमोनिया बनी, आपने अमोनिया कलेक्ट करी और उसमें अंदाजे से थोड़ा सा ज्यादा एसिड डाल दिया। सारा एसिड यूज तो नहीं हुआ, आपको पता है आपने कितना डाला, आपने इस मोलैरिटी के 10 ml डाल दिया। आप जानते हो शायद 10 में से 7 ml यूज हुआ है, 8 ml यूज हुआ है, कितना पता नहीं। तो एक्सेस वाला लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आप ये काम कर रहे हो, एक तो ये बना है, दूसरी एक और चीज एक्सेस में अनरिएक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा है उस मिक्सचर में। इमेजिन करना बहुत जरूरी है, आपका पूरा किताबों का 1-1.5 पेज बचा रही हूं कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब ऐसी है जिसके अंदर ये रिएक्शन हुआ, अमोनिया पूरा रिएक्ट कर गया, सपोज अमोनियम सल्फेट बनाने में या NH4Cl बनाने में, डिपेंडिंग अपॉन विच एसिड आई एम यूजिंग, पूरा रिएक्ट कर गया बढ़िया करके। बट मुझे पता लगाना है क्या इसमें H2SO4 बचा हुआ है, यस, कितना बचा हुआ है। अब इसको फिर मैं किसी और बेस से टाइट्रेट करूंगी। आप सोचो नीचे एसिड पड़ा है, आपको पता है कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आपको उसकी मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी भी पता है, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड था ना, मोलैरिटी भी पता है, बचा हुआ वॉल्यूम निकालना है कि 2 ml पड़ा है कि 1 ml पड़ा है। मोलैरिटी तो मुझे पता है यहां पर M1, वॉल्यूम नहीं पता। वॉल्यूम निकालने के लिए इसको फिर मैं टाइट्रेट करूंगी, टाइट्रेशन वाली टीम मेरे को वॉल्यूम लाके दे देगी। जी इसके अंदर एक्सेस जो था वो 2 ml था, तुम्हें पता है यूज कितना हुआ था, 10 ml। क्या तुम लोग वॉल्यूम यूज्ड निकाल लोगे? ये दोनों क्वेश्चन में दिए होंगे। वॉल्यूम टेकन ऑफ एसिड इज 15 ml एंड एक्सेस वॉल्यूम इज 3 ml, तो 15 - 3 कर लोगे। जैसे लास्ट मेथड में तुमने ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए उसमें से एक्वस टेंशन माइनस करी थी, हर क्वेश्चन में दी हुई थी। इतना संयम रखना कि दोनों चीज दी जाएगी, तुम्हें लैब नहीं दे रहे, इसके अंदर लैब की सारी इंफॉर्मेशन दे रहे, क्वेश्चन करेंगे हम, उसके बाद तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एसिड लेफ्ट अनयूज्ड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एन एल्कली, सो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड इज कैलकुलेटेड। हाउ कैलकुलेटेड? वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड इज कितना आपने ओरिजिनली यूज किया, एक्सेस जो डाला, टेकन माइनस अनयूज्ड। तो टेकन माइनस अनयूज्ड से कितना एसिड आ गया जो यूज हुआ, तो कितना एसिड इस्तेमाल हुआ इस अमोनिया को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने में, जॉब डन। अब आते हैं सीधे फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन है आधे पेज की, मैं पहले करवाया करती थी बट इट मेक्स नो सेंस। सीधा बाकी सारे फॉर्मूले आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की परसेंटेज का जाल्डाल मेथड का फॉर्मूला आई सजेस्ट रटिएगा। वो परसेंटेज में इनटू 100 है ना, वो सब वॉल्यूम के लीटर मिलीलीटर में घुस चुका है। आप देखोगे ना मोलैरिटी, वॉल्यूम मैंने किस में लिया है, मैंने वॉल्यूम लिया है यहां पर मिलीलीटर्स में, तो उसको लीटर कन्वर्ट करने में 1000 आ गया, वो सब आ गया, वो 100 कट चुका है। नाउ फॉर्मूला इज 1.4, क्योंकि नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है, नीचे एक 10 बचा था, वो 10 हटा के हमने 1.4 कर दिया है। किसी की इच्छा हो तो बुकलेट में इसकी डेरिवेशन दे रखी है, जरूरत नहीं है वैसे, मतलब हम भी करा सकते हैं बट जरूरत नहीं है, मैंने डिलीट की है प्रॉपरली वो स्लाइड बनी हुई, देयर इज नो नीड, कोई फायदा ही नहीं होगा वो करके। तो फॉर्मूला इज 1.4
मोलैरिटी ऑफ एसिड, अब तुमने जो भी एसिड लिया है क्वेश्चन में दिया जाएगा नॉन स्टैंडर्ड, वो तुम नहीं ले सकते। 2 मोलर है, 0.3 मोलर है, 0.2 मोलर है, जो भी एसिड लिया उसकी मोलैरिटी इज ऑलवेज गिवन, वो पुट करनी है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग लेते हैं जैसे कि H2SO4, उसकी बेसिसिटी क्या होगी 2, और अगर HCl लेते हैं उसकी बेसिसिटी क्या होगी 1। बस ये, क्योंकि हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल 2 अमोनिया को टिकाता है, इसलिए इंटू 2 अपने आप आ जाएगा। सो मोलैरिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज, आपको कष्ट सिर्फ इसमें होना है, बाकी तो फैक्ट्स हैं, लैब वालों ने आपको दिए हैं। आपको लैब में जिस दिन जाने को कहेंगे हायर एजुकेशन में, उस दिन जरूर आपको समस्या आएगी। वो ग्रेजुएशन ऑनर्स वगैरह में हमें आती थी समस्या, आपका वो काम नहीं है। तो आपको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज का ध्यान देना है, क्वेश्चन से कैसे निकालना है। डब्ल्यू ग्राम किसका होगा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया वो इंटू 100, वो 1000 आपस में एडजस्ट हो गए, नीचे का 1000 इधर का 100 कट गया, यहाँ 10 बचा था, 10 को मैंने 14 में 1.4 बना के डाल दिया, राइट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। अगर आपने H2SO4 यूज किया है उसकी मोलैरिटी पुट करोगे इंटू 2 के साथ, और ये वो वॉल्यूम है जो A लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ एसिड एक्चुअली यूज्ड, एक्सेस माइनस अनयूज्ड। सिमिलरली अगर आपने HCl लिया तो वो इंटू 2 भी नहीं आएगा। ये है जाल-डाल मेथड। लास्ट क्लास की डीपीपी निकालो, एक क्वेश्चन करो जाल-डाल का, मेंशन कर लो, इसमें बहुत काटपीट की है फॉर्मूले में। वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड शुड बी पुट इन मिलीलीटर्स, ठीक है, करिए इसको। अब आ जाइए अगला टॉपिक, एंड 1 गो में होगा ये, ठीक है, पूरा लैब में लेके जाऊंगी, ये सारे हमने लैब में कर रखे हैं। और को प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंप्योरिटीज से सेपरेट करना, ठीक है। तो यहां हमने टेक्निक फॉर सेपरेशन लिखा है, बट इसका मेन मोटिव है प्यूरिफिकेशन। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक्सप्लेन प्यूरिफिकेशन। मान लीजिए आपको लैब में कहा ये बनाओ वो बनाओ, आपने लैब में बनाया, भी प्रेपरेशन देखी, आपने एल्केन बनाया है, आपने एल्कीन्स बनाए हैं, आपने बेंजीन बनाया है, आपने सब बनाया है। उसके साथ बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, इंप्यूरिटीज आती हैं, मिलती जुलती चीजें बन जाती हैं साथ में माइनर प्रोडक्ट के तौर पे। अब आप उन दोनों को सेपरेट एक दूसरे से कैसे करोगे? मेजर प्रोडक्ट बनाए 90% और माइनर प्रोडक्ट बनाए जस्ट 10%, तो उस 10% को हटाना तो पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन तो लाना पड़ेगा। तो जरूरत कहां पड़ती है वो देखिए जरा। पहली मेथड जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, छानना, फिल्ट्रेशन, नोट करिए इसको। सबसे पहली मेथड, किसी भी कंपाउंड को अगर प्यूरिफाई करना है, आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है किसी और से, उसकी टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक इज फिल्ट्रेशन। हम यहां पर सारी सिंथेटिक और लैब रिलेटेड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर साइज का फिल्टर पेपर, साइज माने पोर साइज, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज मेरे को फिल्टर पेपर के ऊपर रोकनी है, वो लेके आते हैं। और अब आप ये देखिए, ज्यादातर फिल्ट्रेशन, आपका क्वेश्चन क्या आएगा, आपको छोटी मोटी मुझे ऐसी स्टोरीज इसमें बतानी पड़ेंगी, अदरवाइज आप लैब में एंटर नहीं कर पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे कि क्या आने वाला है। सो इट इज माई मजबूरी। इनसॉल्युबल सॉलिड्स को अगर सॉल्युबल मिक्सचर से रिमूव करना है, सपोज मेरे पास जो कंपाउंड किसी केमिकल रिएक्शन में बन के आया और मुझे उसको प्यूरिफाई करना है, तो माई जॉब इज नाउ टू प्यूरिफाई। तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी इसमें क्या चीजें हैं। 2 ही चीजें हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, दोनों को अलग करना है। बेस्ट क्या होना चाहिए? फिल्ट्रेशन। बट फिल्ट्रेशन में आई नीड टू मेक श्योर फिल्टर पेपर का पोर साइज ऐसा हो, गलती से भी एक टुकड़ा भी सॉलिड का नीचे ना चला जाए। तो फिल्टर पेपर पोर साइज के हिसाब से आते हैं। हम लैब से वही फिल्टर पेपर मांगेंगे जिसका पोर साइज मुझे पता है, कंफर्म्ड सही है। बहुत स्लो, ऐसे नहीं जैसे हम घर में चाय छानते हैं और आसपास गिरती है, बहुत स्लो टिल्ट करके हमको बहुत धीमा धीमा उसको विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, यही प्रिकॉशंस आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। मतलब ऐसे डायरेक्ट फिल्टर पेपर पे चाहे धीरे धीरे भी डाला, फिल्टर पेपर गल के भी गिर सकता है, राइट। आपको 2 लेयर 3 लेयर आपने डाल दी फिल्टर पेपर की, पोर साइज और कंट्रोल हो गया और पता चला लिक्विड ही नहीं गया और गल गया फिल्टर पेपर। आप वो भी नहीं कर सकते कि आपने क्या किया, 3 फिल्टर पेपर लगा दिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, हाई प्यूरिफाई करेंगे जी हम, और हमने लिक्विड डाला, लिक्विड उसी में रुका रहेगा क्योंकि वो उतनी स्पीड से छनेगा नहीं।
जब वो उसमें रुका रहेगा, फिल्टर पेपर गल गया, साइड से टूट गया और वो सारा लिक्विड अंदर, और रीडू द प्रैक्टिकल, जाओ। तो फिल्टर पेपर के कॉर्नर में ग्लास रॉड की हेल्प से डालते हैं, ग्लास रॉड उसको डालती है और एक 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 ड्रॉप करके नीचे फिल्ट्रेट आया, ऊपर जो है रेजिड्यू बच गया। अब क्लास 12th के न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, फिल्ट्रेट की कॉम्पोजिशन बताओ दोनों चीजों की, दोनों के कितने मोल्स हैं। हम वही समझ नहीं आता फिल्ट्रेट क्या होता था, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो फिल्ट्रेट कौन है, जो छन के नीचे आया। मैं जीरो से पढ़ा रही हूं आप लोगों की, 12th में ना पूछो फिल्ट्रेट क्या है। तो फिल्ट्रेट हुआ और मैं 2-3 बार करती हूँ बिकॉज मुझे प्योरिटी चाहिए। मे बी इट इज फॉर मेडिसिन, फॉर ड्रग, फॉर डायग्नोसिस ऑफ सम डिजीज, इट कैन बी एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइफ। तो 2-3 बार फिल्टर कर करके भी इंश्योर कि आपको जो फिल्ट्रेट दिया गया है वो प्योर दिया गया, हो गया आइसोलेट। इसको जो करना है करिए। फर्स्ट मेथड, सिंपलेस्ट मेथड, राइट। ये हुआ मेरा फिल्ट्रेशन। दूसरी मेथड मेरे पास आती है क्रिस्टलाइजेशन। अगेन, क्या क्लास 6, 7, 8, 9 में आपको क्रिस्टलाइजेशन कराई गई है? आपको अगर मैं कहूं एक बीकर ऑफ वाटर के अंदर, मेजर्ड वाटर के अंदर चीनी मिलाइए, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच मिला ली स्टेयर करके, एक टाइम ऐसा आएगा चीनी मिलनी बंद हो जाएगी। यही होगा अभी यहाँ पर। सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुना है? जब जितना सोल्यूट आप मिक्स करना चाहते हो वो मिक्स हो गया, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई ये तो मिक्स हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब आपको उससे ज्यादा उसके अंदर डिसॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, गर्म करोगे। आप पानी को गर्म करोगे और चीनी और चीनी, जितना सुपर सैचुरेट आप कर सकते हो करते जाओ। हमसे ये काम मिट्टी के बर्तन में करवाया गया स्कूल में, 8th या 9th क्लास में। सभी अपना मिट्टी का बर्तन लाए, घर से चीनी लाए, पानी लाए, और हमें टीचर ने लैब में वो उसके ऊपर रख के उबलवाया, और चीनी डालो और चीनी डालो। ये करते हुए उन्होंने हमें कहा एक धागा डाल दीजिए, ऊन का टुकड़ा लाओ, वो भी साथ में डाल दो। हमने डाल दिया, हमें नहीं पता था धागा क्यों डलवा रहे हैं लास्ट में। तो जब सुपर सैचुरेटेड गाढ़ी सॉल्यूशन शुगर का सिरप बन के तैयार हो गया, तब हमें क्या कहा, इसको सेफली उठा के, क्लासरूम में एक अलमीरा होती थी, अपना नाम का हमने उस पर लेबल चिपका रखा था, उसको रख दो। जब इतना ठंडा हो गया कि हम उसको उठा सकते थे, हमने उसको रख दिया और तब उसके अंदर धागा डाला। पहले डालते तो जल जाना था, उसके अंदर धागा डाला। यानी मैंने क्या किया, अलमीरा में रख के स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग, ये सब 12th में प्रोसेस के नाम से आएगा। स्लो कूलिंग का मतलब क्या है, धीरे धीरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं तो उनको तसल्ली से एक वेल डिफाइंड, रेगुलर, वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाने का मौका मिलता है, जिसको कहते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है। अब क्रिस्टलाइजेशन आपका अंदाजा, अगर आप सोच पा रहे हो जो मैंने मिट्टी के दिए के साथ किया, आपने भी किया, अगर आप देख पा रहे हो, कहां शुगर पहले जमनी शुरू होगी? ना, धागे पे नहीं। धागा तो मैंने एंड में खींचने के लिए डाला है एक्चुअली, मैं निकालूंगी कैसे, दिया तोड़ना ना पड़े। कॉर्नर्स पर, सॉलिड सरफेस पे ही तो सॉलिड जमेगा। अब अगर वो कॉर्नर्स पे जम रहा है तो हमें फिर 3 दिन बाद कहा था कि उसको, अलमारी को हम खोलेंगे और देखेंगे किसकी मिश्री कैसी बनी। तो 3 दिन बाद हमने 3 दिन का टाइम दिया स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग हुई, पूरा का पूरा जमा हुआ शुगर का बहुत बड़ा क्रिस्टल दिखा। उसे खींचे कैसे, धागा, हमने धागे से खींचा, ऑफ कोर्स वही हुआ जो होना था, धागा हाथ में आ गया और वो वहीं का वहीं रह गया। तो फिर हमने वो मिट्टी का दिया, तब हमें समझ में आया आपने अपने मिट्टी के दिए में क्यों बनवाया था। मैंने कहा तोड़ दो। तो हमने लिया, तोड़ा और पूरा मिश्री का बहुत बड़ा क्रिस्टल मेरे हाथ में, और अब ये रिपोर्ट करो। लैब में जब मैं यही मेथड करने जाऊंगी, मेरा पर्पस सिर्फ मिश्री बनाना नहीं है, मेरा पर्पस मेजर क्या है, उस चीज को हाईली प्योर करना, उसमें से गंदगी को हटाना, इंप्योरिटीज को हटाना। तो मुझे 2-3 चीजें, A+B+C, उसमें से सिर्फ A चाहिए, B+C इज इंप्योरिटी, उसको रिमूव करना है। तो अब मैं क्या काम करूंगी, मैं क्रिस्टलाइजेशन शुरू करूंगी। इस मिश्री बनाने को मैंने यहां कैसे यूज किया, नाउ थिंक। मान लीजिए आपको कोई 2 चीजें दी, जिसमें से एक इंप्योरिटी है, एक आपके लिए हाईली एक्सपेंसिव चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, आपको सेपरेट करना, आइसोलेट करना है। आपने क्या किया, पहले पढ़ा क्या इन दोनों की सॉल्युबिलिटी in a solvent, in a common solvent, it can be water, it can be ether, it can be benzene, it can be carbon tetrachloride, कोई भी एक सॉल्वेंट ऐसा है जिसमें इन दोनों की सॉल्युबिलिटी में काफी फर्क हो। एक हाईली सॉल्युबल है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल है, या समथिंग, कोई फर्क हो, मैं आगे बताऊंगी। ये ढूंढा मैंने एक सॉल्वेंट उठा के, सॉल्वेंट की चॉइस। इस पे जेई में देखोगे, नीट में देखोगे, दबा के क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइजेशन हर बच्चा छोड़ जाता है ही क्या, हीट करा, सुपर सैचुरेटेड किया, ठंडा किया, क्रिस्टल बाहर आ गए जी, वहां क्वेश्चन आ गया सॉल्वेंट की सूटेबिलिटी क्या है, एक सॉल्वेंट में क्या क्या होना चाहिए क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ये इसका की फीचर है।
आज के इस टॉपिक का मेन क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस यू चूज दिस एज अ मेथड ऑफ आइसोलेशन आउट ऑफ 6 मेथड्स। तो किस बेसिस पे मैं चूज करती हूं? दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट की वजह से, डिफरेंस की वजह से, किसी एक कॉमन सॉल्वेंट। भाई वो कॉमन सॉल्वेंट कैसे लाते हो? क्या शर्तें हैं? किसी को भी ले आऊं? नहीं, उस सॉल्वेंट की खास बात होनी चाहिए इंप्योरिटी उसमें सॉल्युबल हो रूम टेम्परेचर पर। बहुत ध्यान से, ये बहुत बड़ी ट्रिक होगी आपके लिए। रूम टेम्परेचर पर इंप्योरिटी आराम से सॉल्युबल हो जानी चाहिए, लेकिन जो चीज आपको सेपरेट करनी है, जिसके लिए आप ये मेथड चूज कर रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी हल्का फुल्का सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, ढंग से सॉल्युबल ना हो रूम टेम्परेचर पे, लेकिन हीट करते ही, उबालते ही ये इतना ज्यादा सॉल्युबल हो जाए कि सोच नहीं सकते, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए। मतलब ऐसा सॉल्वेंट लाओ जिसमें इंप्यूरिटी तो इस वक्त 25 डिग्री पे आराम से सॉल्युबल है, लेकिन वो जो कंपाउंड है वो धुंधला धुंधला सॉल्युबल है, राइट, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। लेकिन जैसे ही आपने हीट किया, कंपाउंड दबा के सॉल्युबल हो गया, यानी सिंगल फ्रेज मिलेगा, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर सॉल्युबल है और इंप्योरिटी रूम टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, प्लीज पिक क्रिस्टलाइजेशन। इससे सस्ता मेथड कोई नहीं है, वो प्रोडक्ट उतना ही सस्ता होगा, इससे अच्छा मेथड कोई नहीं है प्योरिटी के लिए। समझ आ गया मैंने क्या किया, क्यों किया, वो अब समझ आएगा। तो ठीक है जी, मैंने तो एक मिट्टी का बर्तन लिया जैसे पहले कर रही थी, वो मिक्सचर घोला किसी एक कॉमन सॉल्वेंट में, तो उसमें मुझे दिख भी रहा है इंप्योरिटी तो पूरी गई, लेकिन कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, मतलब वो चीज़ अभी सॉल्युबल हुई नहीं, वो धागा वागा नहीं डाल रही अब मैं। और मैंने उसको रख दिया आग पे, हीट करना शुरू। जैसे ही मैं हीट करूंगी, क्या होगा बच्चों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मुझे पता है इसमें 95% पड़ा है और मेरे को 99% प्योर रिपोर्ट करना है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, पूरा डिसॉल्व। टेम्परेचर बढ़ाती गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंश्योर कर लिया हो गया होगा डिसॉल्व। खूब देर सिम पे रख के, हमें बर्नर सिम पे रखना होता था लैब में, आधे घंटे तक छुओगे नहीं इसको। और व्हाट वी यूज टू डू, सिम, लैब का सिम बहुत ज्यादा सिम होता है, मैं घर का सिम नहीं बोल रही, लैब का सिम बहुत ही सिम होता है, ऊंचा रख देते हैं उसको स्टैंड को। तो हमें वही बीरबल की खिचड़ी, हमें उसको आधा पौना घंटा रखना होता था। व्हाट वी यूज टू डू, आधा पौना घंटा रख के गए, साथ वाले को बोला देख लियो, और कैंटीन चले गए, अपना किडनीज और इंटेस्टाइन पे लोड डाल के वापस आए, और तब तक हमें दिख जाता था कि हो गया है, 45 मिनट्स हमको इसको रखना है बर्नर पे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद हमने इसको फिल्टर किया। फिल्टर इसलिए कि आसपास की छोटी मोटी कोई गंदगी ना हो, तो हमने गरम गरम सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया। इट कैन बी सिलिका, मिट्टी, कुछ भी और चीजें हो सकती है, हमने इसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करना इज अ प्रिकॉशन, इफ इन केस एक्सपेरिमेंट करते वक्त ही आपसे कुछ डल गया आसपास से, तो उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद कूलिंग स्टार्ट हुई, स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग इज मस्ट, क्विक कूलिंग नहीं। जब हमने इसकी कूलिंग स्टार्ट करी, अब आपको पता है मिश्री बननी शुरू होगी, आपको ये भी पता है कंटेनर की दीवारों पे लगेगी, और कंटेनर तोड़ दो, यहां नहीं ये काम चलेगा। इंडस्ट्री कितने तोड़ेगी कंटेनर, वहां पर क्या साइज के कंटेनर होते होंगे, ये तो मतलब बहुत बड़ा, उस कंटेनर को इंस्टॉल करना ही एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा भाई इसका सोल्यूशन दो, हम ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के दियों में तो बना नहीं रहे, हमें टन्स में सप्लाई करनी है चीज। तो उसके लिए आई एक मेथड, सीडिंग। अब वही मिश्री जब मैं मिट्टी के दिए में बनाऊंगी, मैं धागा तो डाल ही रही हूं, मैं साथ साथ 4-5 प्योर दाने शुगर के डाल दूंगी सॉलिड, ठंडा होते हुए। अब वो शुगर सॉलिड पे ही डिपॉजिट होती है जाके ठंडी होने पे, तो उसको पहले तो सॉलिड क्या मिली थी, दिए की दीवार, अब क्या मिलेगा, अपना ही जैसा एक क्रिस्टल। सीडिंग कहते हैं इसको, बीज डालना। मैंने पूरे मिक्सचर में बीच बीच में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेरे पास पहले से प्योर थोड़ा सा पड़ा है, उसके बीज डाल दिए। अब सारी शुगर उस पे जाके होगी और मुझे मिट्टी का बर्तन तोड़ना नहीं पड़ता। तो जब मैंने आपको कहा धागा मेरे से टूट गया, मिट्टी का बर्तन मेरे को तोड़ना पड़ा, तो क्या जो आज मिश्री बेच रहे हैं वो मिट्टी के बर्तन तोड़ रहे हैं? नहीं, वो पहले सीडिंग कर देते हैं। जैसे ही बर्तन पलटा, पूरी की पूरी मिश्री बाहर आ जाती है और धागा इंटैक्ट रहता है, खास खींचना ही नहीं पड़ा, थोड़ा सा खींचना पड़ा क्योंकि उन्होंने सीडिंग कर दी। तो सीडिंग क्या होती है आपको याद होना चाहिए, सीडिंग होते ही क्रिस्टल्स आउट। अब समस्या, एक और सवाल, भाई आपकी 2 चीजें थी, दोनों नहीं क्रिस्टल में बन के आ जाएगा, जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए ना। आपने एक चीज ध्यान दी हो, रूम टेम्परेचर पर इंप्योरिटी वेरी गुड सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, वो क्रिस्टलाइज आउट ही नहीं होगी। क्रिस्टलाइज आउट कौन चीज होती है, जो इनसॉल्युबल हो।
आपको पता है आपकी शर्त सॉल्वेंट की क्या थी, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। सॉल्वेंट चुनने की शर्त मेरी ये थी, इम्प्योरिटी तो रूम टेम्परेचर पे अंदर ही रहे लिक्विड में, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो स्पेरिंगली जानते हैं, वेरी लेस सॉल्युबल। यू नो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, आप इक्विलिब्रियम में करके आए हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब नाम मात्र सॉल्युबल था। जैसे ही मेरा वो मिट्टी का दिया रूम टेम्परेचर पर आया, एक ही चीज क्रिस्टलाइज होगी जो इनसॉल्युबल है। कौन है इनसॉल्युबल? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी चीज क्या थी? इम्प्योरिटी, वो नीचे पानी में रहेगी। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस इंश्योर करने के लिए कि 99% प्योरिटी हो, हम इसको कई बार क्रिस्टलाइज करते हैं। जो क्रिस्टल आया उसको फिर एक बार और क्रिस्टलाइज करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन ये क्या है। इंडस्ट्रियल यूज की चीज है तो नहीं करते, लाइफ रिलेटेड यूज है तो 2-3 बार रिक्रिस्टलाइज करते ही करते हैं कि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं हैवी डोज में ना चला जाए। सो अंडरस्टूड, सीडिंग याद रहेगी, सॉल्वेंट की चॉइस याद रहेगी। अब फिर भी क्योंकि आपको पता है, आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन क्रिस्टलाइजेशन में सबसे ज्यादा सॉल्वेंट पे है। शुड नॉट रिएक्ट विद इंप्यूरिटीज, पहली शर्त। एक तो सॉल्वेंट की तरह रहे, किसी से रिएक्ट ना कर जाए, खास करके इंप्यूरिटी से रिएक्ट ही ना कर जाए, ये बड़ा ऑब्वियस सा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी लेस सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। तीसरी शर्त, ईदर इंप्यूरिटी शुड नॉट डिसॉल्व एट ऑल, या तो वो डिसॉल्व ही ना होती, वो छन के निकल जाए, या फिर इफ इट डिसॉल्व इट शुड रिमेन इन सोल्यूशन इवन आफ्टर कूलिंग। कूलिंग के बाद वो इतनी हाईली सॉल्युबल होनी चाहिए कि हम लिक्विड को नहीं छोड़ रहे। ये 3 कंडीशन जहां पूरी होती हैं वहां मैं क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन यूज कर सकती हूं। एंड एग्जाम्पल, मुसीबत ये है, पूछा ये जा रहा है इन चारों में से किसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम सेपरेट या आइसोलेट या प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो शुगर और सॉल्ट, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। चीनी और नमक मिला के दे दे, कैसे सेपरेट करोगे? इसको किसी ऐसे सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा जिसमें एक चीज सॉल्युबल ना हो और एक चीज सॉल्युबल हो। लिसन केयरफुली, याद करा रही हूं, ट्रिक्स दे रही हूं। एल्कोहल इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, शुगर मतलब बहुत सारे एल्कोहल मॉलिक्यूल्स और एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, या बायोमॉलिक्यूल चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में अगले साल, उसमें पढ़ेंगे। ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। शुगर और एल्कोहल हैवीली सॉल्युबल, सॉल्ट और एल्कोहल नॉट सॉल्युबल। अगले साल पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें सॉल्युबिलिटी पे पूरा डिटेल आएगा, तब बात करेंगे इससे ज्यादा। तो मुझे ये पता है शुगर और सॉल्ट को डिसॉल्व करना है, एल्कोहल में दोनों को डालो। सॉल्ट बढ़िया करके एल्कोहल में डिसॉल्व है, सॉरी शुगर बढ़िया से उसमें डिसॉल्व हो गया, सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ। क्या चीज चाहिए देख लो, क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगी। एक चीज लिक्विड में रहेगी, एक चीज सॉलिड में आ जाएगी। दोनों मेरे को चाहिए तो व्हाई नॉट, मैं दोनों इस्तेमाल करूंगी। इंप्योरिटी तो कहीं भी यूज हो सकती है, तो मैं उसको बाय प्रोडक्ट बना के रखती हूँ, प्यूरिफाई करती हूँ। एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड, ये क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट हो सकते हैं। नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड, ये दोनों भी हो सकते हैं। एरोमेटिसिटी अगर किसी ने पढ़ा हो हाइड्रोकार्बन में, तो एंथ्रासीन, एनसीईआरटी से, एंथ्रासीन और नेफ्थलीन वहां बकायदा स्ट्रक्चर बना के दे रखे हैं, और मैंने कहीं तो बनाए हुए थे फिल्ट्रेशन में। एंथ्रासीन नॉन पोलर, तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। एनीवेज, तो सब्लिमेशन, कौन सी चीज आपके चारों तरफ रोजमर्रा की लाइफ में सॉलिड से सीधा धुआं होती है? नेफ्थलीन, पता था, ये पढ़ के आते हैं। कैम्फर और आयोडीन नहीं सुना? अच्छा, मुझे लगा था 10th क्लास के बच्चे 2 चीज आते ही देते हैं, नेफ्थलीन और आयोडीन। एनीवेज, आयोडीन भी सब्लाइम करता है। सब्लिमेशन आप सबको पता है क्या होता है। ये 4-5 एग्जाम्पल आपके पास है। अब वो पूछेंगे क्या, तो उसमें कैम्फर और आयोडीन याद रखना, बाकी तो मैं भी याद कराऊंगी। 2 चीजें मिक्स करके दी गई लैब में, जिसमें एक था बेंजोइक एसिड और एक कुछ और था, और बता दिया गया था इसमें से आपको बेंजोइक एसिड सेपरेट करना है फ्रॉम दिस। जब मुझे पता लग गया बेंजोइक एसिड को एक्स से सेपरेट करना है, मैंने एक्स को देखा भी नहीं, मुझे पता है बेंजोइक एसिड सब्लाइम करता है। बेंजोइक एसिड है, तुम कुछ भी दे दो, ऑब्वियसली नॉट दीज, ये सारे सब्लाइम करते हैं। तो बेंजोइक एसिड के साथ मुझे लैब प्रैक्टिकल में एक कंपोनेंट दिया और कहा भाई बेंजोइक एसिड ला के दो, और इसीलिए हमारे केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो 3 दिन का होता था। ज़्यादातर ये चीज़ें कंप्लीट होने में 24 घंटा 36 घंटा लगता है, क्रिस्टल बनने में कूलिंग करनी है। तो मेरे को जो दिया गया, मैंने एक पेट्री डिश में डाला वो मिक्सचर, हीट किया, उसके ऊपर ग्लास का कोनिकल फ्लास्क, और यहाँ पर एक
हाईली रिफाइंड कॉटन, उसका प्लग डाल दिया, राइट, ताकि कुछ भी इवेपोरेट ना हो। हीट किया, जो भी हमारा तरीका होता है, बहुत लो फ्लेम पे। यहां पर जो चीज सब्लाइम कर रही है वो इवेपोरेट करेगी। सब्लाइम करने का मतलब है कॉटन पे क्या होगा, अभी भी यही हो, कॉटन पे क्या होगा, आके वो वेपर्स टकराएंगे, वेपर्स टकराएंगे तो क्या होगा, अब लिक्विड फेज तो उसमें है नहीं, फिर से क्या बनेगा, सॉलिड। जब मेरे को इंश्योर हो जाता है मैंने सब्लाइम कर दिया, अभी तो सब गर्म है, यहाँ पर वेपर है, वी मेक श्योर यहाँ से वेपर मिस ना हो जाए। थोड़े बहुत तो होते हैं बट कोशिश करनी पड़ती है वेपर मिस ना हो, थोड़े होंगे डेफिनेटली। और फिर हम इसको ठंडा होने को छोड़ देते हैं और अपनी डेस्क पे इसको इतना सेफली रख के जाते हैं कि ये फ्लास्क हिलना नहीं चाहिए। हिला तो गए, क्योंकि हमें नंबर इस बात के नहीं मिलते थे कि तुम बेंजोइक एसिड ले आए, हमें नंबर इस बात के मिलते थे बेंजोइक एसिड का क्रिस्टल किसका सबसे लंबा है। चावल के दाने की तरह होता है, चावल का दाना में मतलब 10 बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल मिला दूं तो एक चावल का दाना बनता है। और अगर मेरे टूटे टूटे क्रिस्टल है तो रीडू या नंबर कम होते थे, इसी बात के प्रैक्टिकल मार्क्स होते थे। तो मुझे अब एग्जाम में क्या करना है ये याद रखना है। इनके साथ कोई भी और चीज है, चुपचाप कौन सी मेथड उठा लो, सब्लिमेशन, राइट, ये सब्लाइम करके मैं इनको अलग कर लूंगी। हो गया सब्लिमेशन सबके पास। चलिए अब आ जाता है बढ़िया, सबसे कॉमन, आपका सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ क्लास 10th में, डिस्टिलेशन क्या होता है। सिंपल डिस्टिलेशन क्या आता है पहले आपको बता दूं। कोई भी दो चीजें आपने आइसोलेट सेपरेट करनी है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक डिफरेंस है, कितना ये भी पूछा जाता है, आ रहा है अभी। जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक डिफरेंस हो प्लस बॉइलिंग के वक्त वो खुद डिकम्पोज ना होते। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, दोज लिक्विड विच आर स्टेबल एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। बहुत से लिक्विड ऐसे हैं जिनको बॉइल करो तो खुद टूट जाते हैं, फिर क्या ही मैं सेपरेट करूं, वो कुछ और बन गए, राइट। हाई टेम्परेचर, बॉइलिंग पे तो हाई टेम्परेचर जाना ही है, तो दे ब्रेक इनटू सम न्यू कंपाउंड्स, तो उनको मैं इस मेथड में नहीं ला सकती। तो पहले तो मेरे को वो चुनने हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जिंदा रहते हैं, स्टेबल रहते हैं अपने वेपर्स की फॉर्म में। दूसरी चीज, अगर उनके साथ ऐसी इंप्यूरिटीज हैं जो वेपर ना बनाती हो, यानी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर बना के खड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो गई ना। मुझे क्या चाहिए, जब इसकी बॉइलिंग हो रही हो इसकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये वेपर में आए ही ना। तो अगर मेरे को दो चीजें सेपरेट करनी, मैं उबालूंगी, उबालने में, बॉइल करने में क्या होगा, किसके वेपर्स पहले बनेंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले के। अगर जो सेपरेट करना है मेरे को उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, उसके बने वेपर्स, वेपर्स को मैंने एक आउटलेट दिया, उस आउटलेट जो भी हम ट्यूब के थ्रू उसको लेके जा रहे हैं उसके चारों तरफ ठंडे पानी का जैकेट, उसको बोलते हैं वाटर जैकेट, कंडेंसर बोलते होंगे आप लोग, वाटर जैकेट के फॉर्म में कंडेंसर लगाया। कंडेंसर लगाया तो वो फ्यूम्स उस ट्यूब के थ्रू जाते जाते लिक्विड में कन्वर्ट हुई, अलग बर्तन में वेपर्स कैसे इकट्ठे हो गए, एज फ्रेश लिक्विड एंड प्योर लिक्विड। और जो दूसरा कंपोनेंट था वो उबला ही नहीं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 200 था, जो उबल गया उसका 30 था। यानी इस मेथड में कब घुसती हूं मैं, जब 2, 3, 4, 5 जितने भी कंपोनेंट हो उनको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूंगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट में तगड़ा डिफरेंस है, डिस्टिलेशन डन है। सबसे ज्यादा डिस्टिलेशन प्रेफर की जाती है। एग्जाम्पल, बेंजीन, इथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, CCl4, टोल्यूइन, जाइलिन एक्सेट्रा, ये सब के सब नॉन वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज हैं। इनसे किसी को अलग करना है तो डिस्टिलेशन उठा लो। जैसे पिछले में मैंने क्या कहा था, आयोडीन, कैम्फर, बेंजोइक एसिड को किसी से भी अलग करना है, सब्लिमेशन उठा लो। इनको अलग करना है, एज इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है ये, डिस्टिलेशन कर लो। या कुछ भी प्रेजेंट है, मेरे को क्या पता है एज इंप्यूरिटी, क्या पता है एसीटोन मेरे को बेचना है, नेल पेंट रिमूवर की तरह मेरे को चाहिए ये, इसके साथ कोई और है तो मैं डिस्टिलेशन करके इसको निकाल लूंगी, राइट। इसके साथ वाले को निकाल लूंगी, ये नॉन वॉलेटाइल होगा, ये पड़ा रहेगा, या वॉलेटाइल है तो निकल आएगा। दैट ऑल डिपेंड्स। नाउ अगर 2 या 2 से ज्यादा है, अब इसकी टेक्निकलिटी शुरू होती है। ऊपर तो चलो मैंने एक बहुत तेज बोल के कुछ आपको एक्सप्लेन किया, एक आधी मिस्टेक भी हो गई हो तो उसको इग्नोर कर देना। अब स्लो स्पीड से इसकी टेक्निकलिटी समझते हैं, तब क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा मिसिबल मिले हुए लिक्विड्स हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम से कम इतना है, गुड टू गो बाय डिस्टिलेशन। 30 से 50 केल्विन का डिफरेंस होगा तभी डिस्टिलेशन कर पाओगे, वरना नहीं। ये उसी तरह से है कि 2 बच्चों की मेरे को रेस करानी है और मेरे को मैनेज करना है टाई ना हो जाए या आसपास ना रहे।
मुझे क्लियर कट इनमें विनिंग और लूजिंग पर्सन चाहिए, एक फर्स्ट और एक दूसरा बहुत ही दूर रह जाए, उससे 30 कदम दूर रह जाए, तो 30 कदम मान लो। मेरे लिए फर्स्ट और सेकंड डिक्लेयर करना कितना आसान होगा, वीक और स्ट्रांग को चूज करना कितना आसान है जब एक 30 कदम दूर है। तो इसीलिए जितने कदम, जितना टेम्परेचर दूर है बॉइलिंग का, उतना मेरे लिए प्यूरिफिकेशन है, उतना दूसरा कंपाउंड इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है बॉयल करने से पहले वेपर तो बन ही जाते हैं, ठीक है, वो बॉयल नहीं कर रहा है इस पे, लेकिन उसके वेपर तो होंगे, वेपर होंगे तो 5-7 वेपर तो घुस ही जाएंगे, काहे की प्योरिटी। और हो वो आपका कोई इंजेक्शन तैयार हो रहा है और उसको आप डिस्टिलेट कर रहे हो इम्प्योरिटीज से, और आपको पता चले कि 4-5 वेपर इम्प्योरिटीज के आगे हमारा तो हो लेगा इम्प्योरिटी काम, उसमें एक्सपायर हो जाएगी मेडिसिन, शेल्फ लाइफ ही खत्म उसकी। तो मेरे को 30 से 50 केल्विन डिफरेंस टेम्परेचर का मिनिमम चाहिए। ठीक है जी, वो भी आ गया। जो चीज जितनी ज्यादा वॉलेटाइल यानी जल्दी उबलेगी, वो उतनी जल्दी डिस्टिल होके अलग होगी। एग्रीड? एग्जाम्पल टू बी लर्न्ड, ईथर और टॉल्विन, देखना कितना गैप है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में। अप्रॉक्स बोल दूं 80, गुड टू गो विद डिस्टिलेशन। कौन पहले वेपर बनाएगा? ईथर, राइट। हेक्सेन और टॉल्विन, टॉल्विन का ऊपर लिखा है इसे दोबारा नहीं लिखा, कौन पहले वेपर्स बनाएगा? राइट। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, गुड टू गो विद दिस और नॉट? चेक करो, बड़ा कम डिफरेंस है। अच्छा 3 है। बेंजीन और एनिलिन में देखना बहुत फर्क है। बेंजीन और एनिलिन को, या एनिलिन को इन दोनों से अलग करना हो तो मैं डिस्टिलेशन करके ये तो इंश्योर कर दूंगी भाई एनिलिन तो मैं निकाल के अलग, नीचे ही रह गया, ये दोनों तो उड़ गए जल्दी, ये दोनों उड़ जाएंगे जल्दी, नीचे कौन रह जाएगा? एनिलिन। तो एटलीस्ट मैं एनिलिन तो निकाल लूंगी नीचे बचा हुआ। इन तीनों में भी आप डिस्टिलेशन यूज करते हो, बट नॉट सिंपल डिस्टिलेशन। पहले मैं एग्जांपल रटा लूं, अगली स्लाइड पे आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अभी सिंपल डिस्टिलेशन में तीसरा मारा गया, दिख रहा है आपको 30 केल्विन का फर्क नहीं है 30 केल्विन का? नहीं, फंस गई मैं। लेकिन हाँ, इन दोनों को करना है तो सिंपल डिस्टिलेशन चल सकता है, इन दोनों को करना है तो सिंपल डिस्टिलेशन चल सकता है, हाँ या ना? तो अब 3 आ गए और वो भी इतने पास पास आ गए, तो मैंने क्या करना है वो बात बात में करते हैं। पहले देखिए डिस्टिलेशन दिखने में कुछ ऐसा है, डिस्टिलेशन दिखने में कुछ ऐसा है। बहुत ध्यान से अगर आप देखें डिस्टिलेशन को, तो ये वो राउंड बॉटम फ्लास्क है, मिक्सचर है इसके अंदर, बॉयल किया, यहाँ टेम्परेचर में वॉच रख रही हूँ क्या आ रहा है। जिस चीज के वेपर्स पहले बनेंगे वो इधर से गुजारे, ये रहा कंडेंसर, गुजरते ही ठंडे हुए, लिक्विड सब्सटेंस अलग, दूसरा इधर रह गया, पहला इधर, सेपरेट हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम अब आएगी, होता ऐसे है। लेकिन अगर 30 या 50 केल्विन का डिफरेंस ना हो और कोई और मेथड भी नहीं सूट कर रही, ना क्रिस्टलाइजेशन कर सकते, ना फिल्टर, ना आगे आने वाली मेथड, तब क्या करें? जैसे क्रूड ऑयल, इतने सारे कंपोनेंट्स हैं क्रूड ऑयल में, सबके आजू बाजू हैं बॉइलिंग पॉइंट्स, कैसे होता है वो? फ्रैक्शन। अब तुम लोगों का आइडिया क्या है? मान लो मेरे को 5 बच्चों की रेस करानी है, 5 लिक्विड्स हैं, पांचों की मेरे को रेस करानी है, और पांचों बड़े सिमिलर से हैं फिजिकल स्ट्रेंथ में। रेस करानी है और मुझे पता है 2 फर्स्ट डालेंगे, 2 सेकंड डालेंगे, बाकी 1 थर्ड डालेगा, मैं क्या करूंगी? क्या सजेस्ट करते हो, क्या करूं? आपके सामने टास्क दिया है मैंने, 5 बच्चों की आपने रेस करानी है, पांचों बराबर से, लेकिन क्लियर कट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चाहिए मेरे को ना, इकट्ठे ही करानी है रेस। है कितने बर्तन लगाऊंगी भाई, फैक्ट्री तो एक ही है, डिस्टेंस तो सेम ही होएगा बेटा, और पांचों की स्ट्रेंथ बराबर है। हर्डल्स ऐड कर दो। हर्डल्स अगर मैंने बीच में ऐड कर दी तो शायद उसमें कोई डिफरेंस आ जाए, राइट? यही होता है ना, अगर मतलब एक अपनी तरफ से आइडिया दे रही हूं आपको कि शायद मेरे को यहां यही करना पड़े। हर्डल्स ऐड कर दो, तो जो भी थोड़ा सा भी वीक होगा वो उन हर्डल्स से ज्यादा वीक पड़ जाएगा और पीछे छूट जाएगा। यही मैंने यहां किया। अब 5 लिक्विड्स एक साथ हैं, 4 लिक्विड हैं, 3 लिक्विड है, या 2 ही हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में मात्र 10 डिग्री का फर्क है। आप एक को तो बॉयल कर रहे हो 300 केल्विन पे, दूसरा 310 पे तैयार है, तो 300 पे वो बैठा थोड़ी रहेगा, वेपर्स उसके 80% तो ऊपर आ चुके होंगे, तो वो तो मर्ज कर जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया? हर्डल्स डाल दिए। बॉइलिंग क्या होती है मेरी क्लास पहले ये बताए। अब जब मैंने बॉइलिंग करी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पकड़ते हैं, मुझे पता है क्रूड ऑयल का बेस्ट एग्जांपल है। यहां पर जो लिक्विड्स हैं 3-4 ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 10, 12, 15 केल्विन का फर्क है।
तो उस वक्त हमने क्या किया, ये हर्डल्स डाल दी, बहुत सारी ग्लास बॉल्स डाल दी, राइट। अब अपनी एनसीईआरटी में देखिए 3-4 फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स बना रखे हैं, कहीं पर ऐसी हर्डल्स डाली हुई हैं कि वेपर्स को मुड़ मुड़ के जाना पड़े, राइट। कहीं पर ग्लास बॉल डाल दी, कहीं पर आप देखेंगे आप ही की बुक्स में इस तरह से हर्डल्स डाल दी कि वेपर्स को पूरा एफर्ट मारना पड़े जाने के लिए। तो हमने किसी तरह से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया, ऐसा डिस्टिलेटिंग कॉलम जिसमें हमने फ्रैक्शंस या हर्डल्स डाल दिए। हर्डल्स डालने से क्या हुआ, दो लिक्विड के वेपर चढ़ रहे हैं एक साथ, एक उसका वेपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट जेन्युइनली है 300 केल्विन, और मैंने हीट करके कहां पहुंचा रखा है टेम्परेचर 310 केल्विन। सिर्फ उसी के वेपर्स में इतनी ताकत होगी ऊपर तक जाने में जिसका अब लिक्विड बनना पॉसिबल नहीं है। दैट इज जो लिक्विड बॉयल होके वेपर बना रहा है, उसका वेपर किसी भी हर्डल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। लेकिन जिसका अभी बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ, यानी अभी उसको और एनर्जी चाहिए बॉयल होने के लिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 310 था, उसको अभी 310 केल्विन वाला तो वहां तक पहुंच जाएगा। 300 वाला क्या करेगा, वो तो पहले ही पहुंच चुका है। अब मुझे बताइए थर्मोमीटर पर मैं 300 केल्विन इंश्योर किए हुए, ऊपर तक कौन पहुंचेगा? दोनों। 300 का बॉइलिंग पॉइंट, 310 वाले का क्या होगा? वो ऊपर तक पहुंचने की कोशिश तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आके वो वापस गिर जाएगा, क्योंकि उसको अभी 10 केल्विन एक्स्ट्रा चाहिए। किसको? जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले को 10 केल्विन की कसर रह गई, उसमें थोड़ी कमजोरी रह गई, तो वो यहां तक जाएगा गिर जाएगा, यहां तक जाएगा गिर जाएगा। मेरे को हर्डल्स डालनी पड़ी सो दैट जिसके पास थोड़ी भी कम एनर्जी थी वो गिर जाए, जिसके बाद फुल एनर्जी थी वो निकल जाए। तो इस तरह से मैंने यहां पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना के जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है उनको भी डिस्टिलेट करना शुरू कर दिया। अगर यहां 300 केल्विन है तो सिर्फ 300 वाला ही इसको क्रॉस करके यहां पहुंचेगा, 310 वाला आधे अधूरे से गिर जाएगा। दिस इज हाउ क्रूड ऑयल इज डिस्टिल्ड। 8 से 9 प्रोडक्ट्स निकलते हैं उससे। वहां पर आसपास ही है टेम्परेचर, बट वहां पर इस तरह के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स यूज किए जाते हैं। एनीवन एनी इशू टिल हियर? एक तो क्रूड ऑयल आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल, इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। और डीपीपी में ऐसे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। आप इसका सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो इसका? सिर्फ कौन सा डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विद द हेल्प ऑफ हर्डल्स, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, जो भी कहिए। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। क्या हो कि मेरे पास दो ऐसे लिक्विड्स हैं, और 12th क्लास में आएंगे ये, क्या हो कि दो ऐसे लिक्विड्स हैं जिनको तुम बॉयल करो तो खुद टूट जाते हैं, वो खुद ही नहीं रह पाते जिंदा अपने बॉइलिंग। डिस्टिलेशन की पहली शर्त क्या थी? बॉइलिंग के वक्त वो कंपाउंड खुद डेड नहीं होना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसा लिक्विड है उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले गए तो वो टूट जाता है। उसके लिए तो आप डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। ए और बी मिक्स किया, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक डिफरेंस है, और लाना भी मेरे को डिस्टिलेशन चाहिए, और कोई मेथड भी नहीं सूट हो रहा, और मेरे को सेपरेट भी करना है। जब ऐसी मुसीबत आती तभी नई मेथड्स इन्वेंट होती है। होना तो डिस्टिलेशन से है, बॉयल तो करना पड़ेगा, पर बॉयल करते ही कंपाउंड जिंदा नहीं रह रहा, क्या करो? बॉइलिंग पॉइंट कम कर दो। कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट कम? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ये है लिक्विड। जब लिक्विड के वेपर प्रेशर को मैच करा देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब बॉइलिंग हो जाती है। फिर देखिए ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर Hg या 1 एटमॉस्फेयर, कुछ ही बोल लूं। ये मेरा ओपन कंटेनर है जिसमें पानी पड़ा है, और या क्लोज जो भी कहिए कंटेनर है, ठंडा पानी है, इसके प्रेशर को मुझे यहां मैच कराना है। बॉइलिंग इज अचीव्ड। बॉइलिंग किससे डिसाइड हो रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। प्रेशर कुकर में आप क्या करते हैं? दबा के बंद कर देते हैं, एटमॉस्फेयर से काट देते हैं। पानी के लिए अब एटमॉस्फेयर बाहर नहीं, प्रेशर कुकर के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो कर दिया। अब अगर मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक आ जाए, इस लिक्विड को बॉयल होने के लिए यहां जाना पड़ा, तो ये टूट रहा है, मर रहा है। अगर इस लिक्विड को यहां का टारगेट यहां कर दूं, उबल गया। उबलने का मतलब है मेरे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसको मैच करना है, तो उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर था वो बदल दिया मैंने। लिक्विड कंफ्यूज हो गया, बॉयल तो इस पे होना है, यस, और इस पे वो टूटा भी नहीं। अगर लिक्विड को बॉयल करने के लिए यहां पहुंचना था तो वो ब्रेक हो जाता।
लिक्विड को यहां पहुंचते ही टूट जाता है। उससे बचाने के लिए मैंने एटमॉस्फेयर का प्रेशर रिड्यूस कर दिया, उसके चारों तरफ एक ऐसा आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बना दिया जिससे उसको ये लगे यही एटमॉस्फेयर है, इसका प्रेशर तो 20 मिलीमीटर एचजी है। तो मैं क्या करूंगी, लिक्विड जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, सोचिए कहां जाता है साइंटिस्ट का दिमाग, जो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो रहा है उसको हम रिड्यूस प्रेशर में बॉईल करेंगे। रिड्यूस प्रेशर माने 10 या 20 मिलीमीटर एचजी, और वैसे कितना प्रेशर है 760 760, कितना रिड्यूस कर दिया। उससे फायदा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 100 केल्विन, ये पूछा गया है फैक्ट, कि अगर 10 से 20 मिलीमीटर एचजी में रिड्यूस कर दूं प्रेशर को फ्रॉम 760, कितना फर्क पड़ सकता है बॉइलिंग पॉइंट में, 100 केल्विन। 100 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट गिरा दिया मैंने। अब तो विन विन सिचुएशन, कंपाउंड टूटेगा भी नहीं और बॉयल भी हो जाएगा। फिर बाकी सब कुछ वही डिस्टिलेशन चेंबर मैंने पूरा नीचे लिखा है, दिखा रखा है, वैसे ही सब कुछ कर लो। सिर्फ एक काम करना है, उसके चारों तरफ प्रेशर कम कर दो। अब ये प्रेशर कैसे कम होगा, और एग्जाम्पल देखिए कौन सा दे रखा है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ प्रॉब्लम है, वो 563 केल्विन पे बॉयल करता है, तुम लाओ उसको, वो टूट जाता है। तो 760 मिलीमीटर एचजी को इतना कम कर दिया कि वो 463 केल्विन पे बॉईल करे, वो टूटे भी ना और वेपर्स भी बन जाए। इसको अचीव कैसे करते हैं, ये सारे डायग्राम हैं एनसीईआरटी में, कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं लाई, 2 हैं जो मैं अपनी मर्जी से लाई हूं, दिखा दूंगी, राइट। अब आप देखो, ये लिक्विड, कहीं पर भी इस पूरे डायग्राम में आपको बैरोमीटर, मैनोमीटर नाम का कोई इक्विपमेंट प्रेशर कंट्रोल करता हुआ कोई ट्यूब दिख रहा है? दिख रहा है? उसने क्या कर रखा है, पूरे सिस्टम के अंदर प्रेशर को 10 या 20 मिलीमीटर एचजी कर रखा है। तो अगर मैं देखूं यहां से यहां, ये पूरे में क्या कंफ्यूजन चल रहा है, मेरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 10 से 20 मिलीमीटर एचजी। यहां था ग्लिसरॉल, वो तो 563 के बजाय 463 पे बॉईल कर गया, मैंने उसको इकट्ठा करके कर दिया प्यूरिफाई। तो ये मेहनत करनी पड़ी मुझको, कोई और मेथड था नहीं ग्लिसरॉल के लिए। ग्लिसरॉल इज वेरी यूजफुल केमिकल, सारा सोप इंडस्ट्री उसी पे चलती है। स्टीम, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो सिर्फ स्टीम से ही वॉलेटाइल होते हैं, उड़ते हैं, इवेपोरेट होते हैं। जो लिक्विड स्टीम से वॉलेटाइल हो रहे हैं, जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, और तीसरी शर्त, ये काफी मुश्किल रहता है, ये पढ़ाने वाले के लिए भी मुश्किल रहता है कि यहां तक कंपोजर बनाए रखना, अपना भी बच्चों का भी, बिना लैब में गए थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वो चीज जो लैब में पढ़ाई जाती है। जो स्टीम वॉलेटाइल हो, यानी कि स्टीम वॉलेटाइल मतलब स्टीम की प्रेजेंस में ही उसके वेपर्स बनते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल हो, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, अगर उसका वेपर प्रेशर, वाटर, स्टीम वाटर से बनती है एवरीवन, तो स्टीम बनाने के लिए मेरे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन टेम्परेचर लाना ही पड़ेगा, उससे हाई तो ला नहीं सकती स्टीम का टेम्परेचर। इतने केल्विन पर अगर उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इतना भी आ जाए, तो मैं ये वाला डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन चूज करती हूँ। बाकी जगहों पे सूटेबल नहीं हो पा रहा था वो लिक्विड। तो जो लिक्विड इन 3 शर्तों पे खड़ा होता हो, उसको किसी और से अलग करने के लिए आई चूज स्टीम डिस्टिलेशन। क्लास 12th की ऑर्गेनिक में मिलेगा किसको करता हूँ मैं। आपको वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करा चुकी हूँ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को स्टीम डिस्टिलेशन क्यों किया जाता है, बट तब स्टीम डिस्टिलेशन को हम चुपचाप बोल के बस निकाल गए थे, क्योंकि आपको तब आता नहीं था। 12th में जब आप पढ़ोगे यू विल एनालाइज, हाँ स्टीम डिस्टिलेशन क्यों करते हैं, तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है 12th में। एनीवेज, स्टीम डिस्टिलेशन को थोड़ा क्विकली समझते हैं। क्या शर्तें थी, अगर कोई लिक्विड स्टीम से वॉलेटाइल होता हो, स्टीम की प्रेजेंस में, दिखाऊंगी कैसे। वाटर इनसॉल्युबल हो, जिसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे, इससे ऊपर टेम्परेचर लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है स्टीम में, इतना प्रेशर आ जाए, मतलब इतने वेपर्स बन जाएं, तभी अलग कर सकूंगी। इससे कम प्रेशर वाले वेपर्स को अलग करना भी मुश्किल है मेरे लिए। 4th कंडीशन क्या है, इंप्योरिटीज जो हैं वो नॉन वॉलेटाइल हो, उनके वेपर्स बनते ही ना। आप इंप्योरिटीज आर नॉन वॉलेटाइल, जलने पर भी जिसका वेपर ना बनता हो उसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, राइट। चलिए, अब अगर उसका जिस भी चीज में फ्लेम बन रही है ना, वो जलने पे वॉलेटाइल है। फ्लेम मैंने बेलिस्टीन टेस्ट में लास्ट क्लास में थोड़ा सा क्लियर भी किया था, जो भी वॉलेटाइल वेपर्स होते हैं वो फ्लेम बनाते हैं। एनीवेज, अब
आपने जैसे प्रेशर, जो पिछला केस था रिड्यूस्ड प्रेशर वाला, पिछला केस वही था रिड्यूस्ड प्रेशर वाला, इफ आई होप सबको याद हो। अब तो हम स्टीम वाला कर रहे हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन की जब ये शर्तें ढूंढी मैंने, भाई इसमें तो स्टीम डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में अगेन जो यहां पर पहले क्या है, वाटर। वाटर से क्या बनाया पहले मैंने, स्टीम। ये मैंने स्टीम पैदा की है यहां पे पहले। ये स्टीम उस लिक्विड में डाली, स्टीम की ये इनसॉल्युबल इन वाटर कंपाउंड है। इस लिक्विड में स्टीम पास ऑन जब करी, उससे ये क्या हुआ, डिस्टिल होना शुरू हुआ, इसका इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हुई। बॉइलिंग स्टार्ट हुई तो इधर से इसके वेपर्स गए कंडेंसर के थ्रू, मैंने यहां इकट्ठे कर दिए। तो पढ़ना जरा क्या क्या है। एक तो है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तीसरा ब्रोमोबेंजीन, देन एनिलिन, देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ये रटने हैं, राइट ये याद करने, और हो सके तो इनके IUPAC नेम, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कराना, सब करा चुकी हूं आपको। लेकिन स्टीम डिस्टिलेशन इज, जैसे ही स्टीम डिस्टिलेशन हो जाता है क्लास में, मैं रिलैक्स होनी शुरू हो जाती हूँ कि सबसे डिफिकल्ट हिस्सा मेरा कवर हो गया। अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी ऐसी चीज के साथ मिक्स्ड है एज इम्प्योरिटी, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ज्यादा सॉल्युबल ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है, मोर सॉल्युबल, लेकिन जो दूसरी चीज है वो भी है तो सॉल्युबल ही, दोनों मिक्स हुई पड़ी एक जगह। दो चीजें जो आपस में मिक्स हुई हैं, जिनको मेरे को अलग करना है, उनमें एक डिफरेंशिएबिलिटी मेरे को मिलती है जो पिछली किसी मेथड से मैच नहीं कर रही। वो क्या, ऑर्गेनिक वाला जो सब्सटेंस है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज कंपेयर टू एक्वस। यानी इसका मतलब क्या है, मैंने एक मिक्सचर दिया आपको, उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक दूसरी चीज है, क्या है बता ही नहीं रही मैं, और आपको कह रही हूं दोनों को अलग करो। आपने देखा फिल्ट्रेशन हो सकता है, नहीं, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, नहीं, डिस्टिलेशन हो सकता है, नहीं, फिर आए इस पे, क्या एक्सट्रैक्शन हो सकता है, कैसे। अगर मैं एक वाटर लूँ थोड़ा सा, उसके अंदर उन दोनों चीज़ों का सोल्यूशन बना लूँ, राइट, जो मिक्सचर दिया मेरे को A+B, मैंने सोल्यूशन बनाया, पानी में तैयार किया, दोनों डिसॉल्व भी हो गए। लेकिन मेरे को पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पानी के बजाय किस में ज़्यादा इच्छुक है डिसॉल्व होने के, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लेकिन इम्प्योरिटी पानी में ज़्यादा इच्छुक है। यानी कि दोनों का चॉइस, गिवन अ चॉइस, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत जल्दी चाहेगा किस में डिसॉल्व होना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। एक्सट्रैक्शन वर्ड रोजमर्रा में भी तो यही है, किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, इंडियन फ्लाइट्स जाती हैं एक्सट्रैक्ट करके आती हैं, राइट, अपनी कंट्री की तरफ आपका इन्फ्लुएंस हमेशा ज्यादा है। आप जिंदा शायद वहां भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा खुशी से जिंदा रहेंगे, तो आपको उठा के ले आए, हम एक्सट्रैक्ट करके ले आए। तो वही एक्सट्रैक्ट कर रही हूं मैं कि वो डिसॉल्व उसमें भी है वाटर में, बट गिवन अ चॉइस वो ज्यादा डिसॉल्व किस में होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसको कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि मेरे में तुम ज्यादा डिसॉल्व होगे दूसरे सॉल्वेंट के बजाय, तो ये डिफरेंस आ गया, हेंस द नेम सॉल्वेंट डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब इसको कैसे करते हैं, ये हमें लैब में मिला करते थे, इनको कहते हैं शेकर्स, शेक करना। मेरा काम है इसमें सिर्फ इस पूरे इक्विपमेंट को शेक करना। अब आप सोचिए यहाँ क्या है, यहाँ वो मिक्सचर पैड बैठा हुआ है जिसमें दोनों चीजें हैं जिनको मुझे आइसोलेट करना है विद वाटर, इसीलिए ब्लू कलर दिया इस लेयर को, पानी में दोनों को डिसॉल्व कर रखा A+B। A is that organic compound which is more soluble in organic solvent। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक येलो कलर की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर डाली। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर क्लियरली दिखता है मेरे को लैब में, दोनों एक अलग लेयर है, जैसे ऑयल और वाटर की लेयर अलग दिखती है ना, ये दोनों आपस में सॉल्युबल नहीं है। तो बहुत क्लियर मेरे को दिख रहा है, मैंने पेल येलो कलर का सॉल्वेंट डाला। अब मेरा काम क्या है, यहाँ पर मौजूद सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इससे मुलाकात करानी। क्या तरीका है, यही है कि मैं शेक करूं। जब मैं स्टेयर करती हूं तो क्या है, दोनों लेयर आपस में मिल जाती हैं, जैसे ही छोड़ देती हूँ दोनों लेयर फिर आ जाती हैं। तो अब मैं इसमें स्टेयर तो कर नहीं सकती, लिक्विड बाहर गिरने का चक्कर रहता है, ये और ये एकदम क्लोज्ड, और उसके बाद मेरे को इसको शेक करना है। शेक करने से क्या होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कांटेक्ट में यहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आता रहेगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था मेरा,
वो किसी तरह से सबको दिखाना है ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, टच में लाना है। क्या तरीका है मेरे पास, ये दोनों लेयर ने तो बिल्कुल बना रखा है बॉर्डर, ये दोनों तो डिसॉल्व ही नहीं हो रहे, तो मुझे शेक करना है। और ये ऐसा शेक नहीं करना जो मेरे को हाथ से दिखाना है, प्रॉपर वेलोसिटी पे प्रॉपर, और वो भी करीबन 50 से 55 मिनट। तो हमारा तो हाथ ही रख लो, हम तो यही कहते थे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेकर्स होते थे, उसमें लगाना। अब उसमें 5 की जगह होती थी और सारी क्लास वेट कर रही होती थी कि 45 मिनट 50 मिनट पहले तुम्हारे कंटेनर्स ये वाले हटे, फिर हमारे लगे, और तब तक लाइन में खड़े हम यही काम कर रहे हैं, हम उसको शेक कर रहे हैं कि हमारा जल्दी हो। छुट्टी उसी हिसाब से होती है भाई, जब तक तुम्हारा ये सेपरेशन नहीं होगा घर नहीं जाओगे। सो इस तरह से हम जब शेक करते हैं तो क्या होता है, यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल के किस में चला गया, इसमें ऊपर वाली लेयर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की। अब नीचे क्या रह गया, सिर्फ एक्वस लेयर और इम्प्योरिटी। मैं इस टैप को बहुत थोड़ा सा खोलूंगी और ड्रॉप वाइज ये पूरा निकाल दूंगी, और जैसे ये लेयर यहां पहुंची बंद, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेफ इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नाइसली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटी। इसको कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इस पे बुक्स में एक ही लाइन है, डायग्राम भी नहीं है, मैंने किया हुआ है इसलिए मुझे पता है कैसा दिखता है, तो मैंने डायग्राम गूगल से ढूंढ के यहाँ पे यूज कर लिया। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, क्रोमेटोग्राफी नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, डे टू डे लाइफ में कुछ नहीं दिखता मेरे को ऐसा। फिर भी अगर मैं आपको कहूँ एक चौक, उसको इंक में डुबो और एकदम से निकाल लो, तोड़ो, क्या दिखता है, चौक ऊपर से तो ब्लू इंक में डुबोया और एकदम से निकाल लिया, ऊपर की लेयर तो ब्लू होगी, और उसको तोड़ दिया तो अंदर की लेयर वाइट, सरफेस पे कुछ लग जाना इज एडजॉर्प्शन, एडी, ये एडजॉर्प्शन है। और अगर चौक को मैंने 5 मिनट आराम से इंक में डुबो के छोड़ दिया, तोड़ा, अंदर से भी अगर वो ब्लू है, उसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो अलग फिनोमिना है, तो यहां हम एडी, एडजॉर्प्शन की बात करेंगे। सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज स्टिक करती है तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ये जो चीनी है किस चीज से बनती है बच्चों, शुगर, शुगर केन जूस। कभी शुगर केन जूस का कलर देखा है, कैसा होता है? हाँ, और मैंने क्या बताया, वैसे भी ब्लैक ही है। और शुगर का रंग क्या होता है, कैसे करते हैं उसको, ब्लैक से व्हाइट, सल्फर, आपने बताया कैल्शियम, उसमें भी एडजॉर्प्शन फिनोमिना यूज होता है, राइट। वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी एक आधी जगह आएंगी। चारकोल बेड्स, मैंने चारकोल बेड्स बनाया होगा, आज हम चारकोल का स्लरी बनाएंगे। चारकोल बेड्स के ऊपर शुगर केन जूस को डाला जाता है, उसमें से कलर्ड इंप्यूरिटीज को चारकोल एडजॉर्ब कर लेता है। हाँ 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 हाँ, चारकोल का वर्ड जो है। और ये चारकोल जो शुगर इंडस्ट्री में जो चारकोल इस्तेमाल होता है, यहां भी शायद एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल किससे आता है, बोन्स, बोन्स मतलब ह्यूमन बोन्स, एनिमल बोन्स, एनी काइंड ऑफ बोन्स। तो जो चीनी खा रहा है अपने आप को वेजिटेरियन मत कहना, ठीक है, यू आर ईटिंग बोन्स, नॉट लिटरली, आई एम जस्ट जोकिंग, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। चलिए, तो अब उसी बेसिस पे कि सरफेस के ऊपर कुछ चीज एडजॉर्ब होना, चिपकना, अट्रैक्ट होना, उस फिनोमिना पे है क्रोमेटोग्राफी। बस भाई आखिरी मेथड है, ध्यान से समझो, ठीक ठाक घर जाओ, ठीक है। मैं भी थक गई हूँ बोल बोल के, मेरा तो आज सारा का सारा स्ट्रेन हो रहा है गला, क्योंकि सब कुछ कहानियां सुना सुना के बताना पड़ रहा है, तो मैं तो ठीक ठाक एग्जर्ट हो रही हूँ इस वक्त। डिफरेंस इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन अ स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी का एस चला गया है, एनीवेज। अब आप ये सोचिए, अब तक जितनी भी मेथड हमने करी, ठीक है, जितनी भी मेथड हमने करी, किसी में सॉल्युबिलिटी का फर्क था, किसी में बॉइलिंग पॉइंट का फर्क था, किसी में साइज, फिल्ट्रेबिलिटी का फर्क था, बहुत से डिफरेंसेस पे किया। यहां उनमें से कोई डिफरेंस काम नहीं आया। अगर किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होने की, मूव होने की स्पीड में फर्क है, तो उसके बेसिस पर भी मैं दो चीजों को आइसोलेट कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। पिछले 5 सालों में अगर आज के इस मेथड से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्रोमेटोग्राफी से आ रहा है। या तो जाल्डाल और डूमा और वो सल्फर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, या आरएफ फैक्टर क्रोमेटोग्राफी से आ रहा है। तो क्रोमेटोग्राफी में
किस चीज का फर्क है वो मैं जब तक आपको वो कहानी नहीं सुनाऊंगी आपको समझ नहीं आएगा लैंग्वेज क्या लिखी है। लेट मी शिफ्ट इमीडिएटली टू द स्टोरी, उसके बाद आप समझ जाओगे ऊपर क्या लिखा है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, क्या मतलब है मोबाइल फेज का। तो चेक, मान लीजिए मैंने आपको 3 चीजों का मिक्सचर दिया ए बी सी, लास्ट में रेड इंक ब्लू इंक दूंगी आपको जो 12th का होता है। तो ए बी सी आपको 3 चीजें दी, तीनों को अलग करना है। तीनों में बाकी कोई डिफरेंस नहीं जो मैं पिछली किसी मेथड पे लगा सकूं, डिफरेंस सिर्फ एक है, किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर इनका मूवमेंट एक तो बहुत तेजी से गुजर जाता है, एक बहुत धीमा गुजरता है, और एक गुजरने में पूरे नखरे करता है, वहीं रुक जाता है। तो कुछ इस तरह का मूवमेंट का फर्क है। उसके लिए क्रोमेटोग्राफी जो मैं आपको पहली पढ़ा रही हूं, 3 है आपके पास, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम समझ आ गई, बाकी 2 तो फिर इसी के ऊपर डू है। पहले तो एक कॉलम तैयार किया जाता है। कॉलम कैसे तैयार होता है, एक मैं पूरा ये ग्लास का ब्यूरेट जैसा दिखने वाला लेके आई, जिसमें नीचे मेरे पास टैप जरूरी है। नीचे मैंने ग्लास वूल लगाई इसको रोकने के लिए कि कुछ गिरे ना जब तक मैं ना चाहूं। तो ग्लास वूल लगाई और उसके बाद एक सॉलिड स्टेशनरी फेज स्लरी की तरह, जैसे टूथपेस्ट होता है, स्लरी की तरह तैयार किया। उसमें क्या क्या होता है, सिलिका जेल, स्टार्च, चारकोल, जिसका भी सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसके सरफेस को मैं यूज कर सकती हूँ, कोई चीज उस पर चिपक जाए, तो ऐसा कुछ विद अ सॉल्वेंट। अब उसमें सॉल्वेंट हम कौन सा डालते हैं यूजली ये प्रिपेयर करने के लिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन ले लिया मैंने, राइट, CCl4 ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसमें इनमें से कोई एक चीज घोल के स्लरी बना दी, राइट, गाढ़ा गाढ़ा स्लरी या कॉलम बना के दे दिया। उस स्लरी को इसके अंदर डाल दिया, ग्लास वूल ने इसको एक बेस दे दिया टिकने के लिए। ये स्लरी जो बन गई हाईली पोरस है ये, राइट, ये हाईली पोरस है। इसके ऊपर मैं फिर क्या डालती हूं, देखिएगा ये ग्रीन कलर से मैंने क्या डाला है, ग्रीन कलर से मैंने डाला है वो A+B+C 3 चीजें या 2, कितनी भी मिक्सचर। तो ये मिक्सचर जो A+B है वो मैंने यहां डाला, जिसको मेरे को सेपरेट करने का टास्क दिया गया ओवर अ कॉलम। और वो कॉलम कैसे बनाया, सिलिका, चारकोल, कुछ भी उठाया जो सूटेबल था, विद नॉन पोलर सॉल्वेंट घोल के एक स्लरी बना के डाल दिया सेमी सॉलिड सी। उसके ऊपर मैंने क्या डाला, उसके ऊपर मैंने वो चीज डाली जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है ABC, सेपरेट करो तीनों को। उसके ऊपर मैंने क्या डाला है, सैंड, एसिड वॉश सैंड, ताकि वो टिका रहे, डिस्टर्ब ना हो, कुछ और उसके ऊपर ना गिरे ना इधर उधर, और टिका रहे, उसका फ्लो नीचे ही बने। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी क्या डाली, एसिड वॉश सैंड। उसके बाद कॉटन की लेयर, ये सब डालने के बाद ऊपर से फिर आखिरी में मैं क्या डाल रही हूं, हाईली पोलर सॉल्वेंट। ये पूरा कॉलम तैयार हुआ। कॉलम आ गया सबकी आंखों में, थोड़ी देर बाद गायब होगा, पूछूंगी क्या 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 लेयर थी। तो जो लोग भी सो रहे हैं जरा जाग जाएं। हाईली पोलर सॉल्वेंट डाला मैंने। अब इस पोलर सॉल्वेंट का काम क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, एवरीवन डाउनवर्ड, ये रिसना शुरू होगा, गिरना शुरू होगा, कैपिलरी एक्शन सुना ही होगा आपने। जब ये यहां गिरना शुरू होगा, इधर आएगा, ये तीनों को अपने अंदर डिसॉल्व करके नीचे लेके जाएगा। मोबाइल फेज आपसे पूछा जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, मोबाइल फेज कौन सा चूज होता है, हाईली पोलर सॉल्वेंट। स्टेशनरी फेज कौन सा, चारकोल विद नॉन पोलर सॉल्वेंट। जिसमें यही हो पक्का, जो भी यहां नहीं देख रहा है, हेड डाउन है, नीचे है मेरी तरफ से, वो यहां पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि कोई नोट करने वाला तो काम बता भी नहीं रही, मैं कहानियां सुना रही हूं। इस टॉपिक के लिए लेट मी टेल यू एवरीवन, मेरे स्टाफ ने ये वाला टॉपिक पिछले 15 साल में नहीं पढ़ाया, उनको आता भी नहीं है। ये टॉपिक हमेशा मैं अपने पे लेती हूँ, क्योंकि मैंने सारी लैब ये की हुई है। सो आप लोग ये मत भरोसे रहिएगा कि ममता मैम से कर लेंगे या फला मैम से कर लेंगे, सॉरी, यहां बैठिए और यहीं करिए। आज इसीलिए तुमको भी जोर डाला है कि सुबह के बजाय इस वक्त आओ, बिकॉज ये नहीं टॉपिक मिलता आपको, राइट। सो इस तरह से सॉल्वेंट नीचे आना शुरू हुआ। जैसे ही सॉल्वेंट नीचे आना शुरू हुआ, यहां से दोनों A और B को लेके चल पड़ा, A और B को लिया और नीचे मूव होने लगा। इस मूवमेंट में डिफरेंस आया, A तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होके ऊपर ही रुक गया, और B और नीचे जाता गया जाता गया जाता गया, काफी नीचे जाके एब्जॉर्ब हुआ, सरफेस पे चिपका। अब ये दिखने में कैसा होता है वो मैं आपको यहां दिखा दूं। ये जो मैंने कॉलम बनाया था, स्लरी स्टेशनरी फेज एडजॉर्बेंट, जिसके ऊपर एडजॉर्ब होना है, इसके ऊपर मैंने ब्लू कलर से क्या डाला है, यहां पर
वो एबीसी मिक्सचर, उसके ऊपर मैंने क्या डाला है, मोबाइल फेज, जो कि हाईली पोलर सॉल्वेंट है। आप पास्ट ईयर उठाना, 2 साल में कितनी बार पूछा गया है कौन सी क्रोमेटोग्राफी में नॉन पोलर सॉल्वेंट बिहेव एज मोबाइल फेज, सिर्फ एक, कौन सी है ये, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये सॉल्वेंट नीचे रिसना शुरू हुआ, ए तो यहीं रुक गया, इसका मूवमेंट इतना स्लो था, ये इतना जल्दी उस पे अटक गया, एड्सॉर्ब हो गया, रुक गया, आगे गया ही नहीं। और बी और सी देखिए येलो कलर से नीचे आ गए, फिर वो बी और सी और नीचे रिसना शुरू हुए, स्लो 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 स्लो। फिर बी को लगा नहीं और नहीं चल सकता, मेरे को यहीं एड्सॉर्ब होना है, मेरे फोर्सेस इसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, डाइपोल डाइपोल, मैं चिपक गया हूँ, अट्रैक्ट हो गया हूँ वेंडरवॉल फोर्सेस से। बी रुक गया, सी अभी भी नहीं अट्रैक्ट हुआ। सी कहाँ जाके अटका, तीसरे पे। अगर मैं आखिरी में देखूं तो मेरे पास ए अलग आ गया बच्चों, थोड़ी दूरी पे बी अलग आ गया, थोड़ी दूरी पे सी अलग आ गया। काश कोई कैंची होती, मैं तो काट के 3 अलग कर देती, वो है नहीं। अगर आप देखो 3 अलग तो हो गए, बस अब मेरे को इनको अलग करना है। वैसे तीनों को अलग कर दिया मैंने, और मेरे पास ऐसी फ्रीडम होती ना, इसको सीजर से काट के इस कॉलम को इतना टुकड़ा मैं ले जाके दे देती, ये आ गया ए, ये गया बी, ये गया सी, तीनों अलग कर दिए। लेकिन वैसे अलग कर दिए, मेरे पास कंटेनर्स में तो अलग नहीं आए। क्या सबको कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा है समझ आ गया, स्टेशनरी फेज समझ आ गया, मोबाइल फेज समझ आ गया सबको। अब जो कंपोनेंट जितना पोलर होगा वो उतनी जल्दी रुक जाएगा, उसका मूवमेंट उतना स्लो, वो उतना ही धीमा 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 चलेगा। सेकंड इज, क्या लिखी है इंफॉर्मेशन, जो लीस्ट पोलर कंपोनेंट है वो सबसे नीचे पहुंचा, वो उसका मूवमेंट चलता रहा, उसके फोर्सेस ही नहीं है, लंदन फोर्सेस कहां ही रोक पाएंगे, वो सबसे नीचे गया। इतना क्लियर सबको। अब इन तीनों को अलग कैसे करते हैं, इन तीनों को अलग करने के लिए मैं फिर ये देखिए तीनों अलग अलग कलर से बड़े बड़े बना दिए, ए अलग, बी अलग, सी अलग, राइट। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ए सबसे पहले एड्सॉर्ब हुआ, मूवमेंट स्लो था, बी मॉडरेट, और सी सबसे ही ये लेट एड्सॉर्ब हुआ, मूवमेंट इसका सबसे नीचे तक सबसे ज्यादा ट्रेवल किया इसने। ट्रेवलिंग किसकी ज्यादा रही, सी की, फोर्सेस कम थे, कोई रोकने वाला नहीं था। अब इसके बाद इन तीनों को अलग करो। इन तीनों को अलग करने के लिए बारी बारी एक एक सॉल्वेंट डालते हैं, और जो सॉल्वेंट ऊपर से अब डाला जाता है उसको बोलते हैं इल्यूएंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। अब मैंने ऊपर से डाला इल्यूएंट, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, पहले मैं नॉन पोलर पकड़ती हूं, अगला सॉल्वेंट थोड़ा सा मॉडरेटली पोलर, उसका अगला सॉल्वेंट थोड़ा सा और ज्यादा पोलर, जरूरत पड़ी तो और हाईली पोलर लाइक एल्कोहल। तो लीस्ट पोलर से हाई पोलर की तरफ 1 by 1 इल्यूएंट लेते जाएंगे। एवरीवन, बातें नहीं भाई, इल्यूएंट डाली मैंने यहां पर, मैंने पहला इल्यूएंट कौन सा चूज करना है, नॉन पोलर। सबसे कम पोलर कौन सा था, जो नीचे तक गया। तो जो नीचे तक गया वो क्या था, लीस्ट पोलर या नॉन पोलर, कुछ ही कह लीजिए। लीस्ट पोलर किस में हैप्पीली डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर किस में हैप्पीली डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में। तो पहला इल्यूएंट डाला, कुछ घंटे कुछ दिन छोड़ा, ये इल्यूएंट धीरे धीरे रिश्ता आया, ए ने इसको भाव भी नहीं दिया, लाइक डिसॉल्व लाइक, सॉरी, बी ने इसको नहीं भाव दिया, सिर्फ सी इसमें डिसॉल्व हुआ, नलका खोल दिया जी, कंटेनर में अलग कर लिया। फिर अगला सॉल्वेंट कौन सा लाई में, मॉडरेटली पोलर। मॉडरेटली पोलर ने किसको उठा लिया, डी को अलग कर दिया। फिर मैं कौन सा लाई, पोलर। पोलर ने किसको उठाया, ए को उठाया। 3 अलग कंटेनर्स में ए बी सी आए, मैंने रिपोर्ट कर दिया। इल्यूशन इज दिस, ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, आप लोगों का फोकस यहां रखना, बट मेरे नंबर नहीं है, मेरा एग्जाम में नंबर आपके, एग्जाम आपका। तो दिस इज वॉट द प्रोसेस वी कॉल क्रोमेटोग्राफी। किसी को कुछ अटका हो, खटका हो, क्लियर है। इल्यूएंट स्टेशनरी फेज किससे बना था, चारकोल और या सिलिका जेल या चारकोल, और एक साथ में उसके सॉल्वेंट भी तो डाला था। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में उसकी स्लरी बनाई। उसके बाद मोबाइल फेज क्या लिया था मैंने, हाईली पोलर सॉल्वेंट। एक बार का सवाल है, बहुत डिफिकल्ट, जेई एडवांस का। हाईली पोलर सॉल्वेंट का छोटा सा वॉल्यूम लिया। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं ले लेते ऊपर, अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे ऊपर तो आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, इतने पतले से कॉलम में से इतना वॉल्यूम ट्रेवल नहीं कर पाएगा, सालों लग जाएंगे। तो हमें
ऊपर जो डालते हैं मोबाइल फेस, इट हैज टू बी हाईली पोलर। बहुत थोड़े से वॉल्यूम से काम चल जाएगा। काम नॉन पोलर भी कर सकता था, बट नॉन पोलर को सबको उखाड़ के लाना बहुत लगता, वो बहुत ज्यादा लगता। और इतना ज्यादा मीन्स लेस प्रिसीजन, जितना ज्यादा सामान उतना लेस प्रिसीजन। क्लियर सबको? अब इस क्रोमेटोग्राफी का काम हो गया, असली क्रोमेटोग्राफी तो हो गई। इसके एग्जाम्पल जो आपको जेई में पूछे जा सकते हैं स्कूल में, नेफ्थलीन और बेंजोफिनोन को हम एक कॉलम बनाते हैं एल्यूमिना से। मैंने एल्यूमिना लिखना छूटा तो नहीं इसके अंदर? लिख दूं भाई, Al2O3 लिखा है मैंने, रह गया है। एल्यूमिना इज नथिंग बट Al2O3। ये भी एक सॉलिड कॉलम का काम करता है। तो नेफ्थलीन और बेंजोफिनोन को जब भी आपको अलग करना है, आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी करेंगे यूज, और उसमें एल्यूमिना विद नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर स्लरी बना के डालेंगे, स्टेशनरी फेज इसका, और उसमें इलुएंट कौन यूज होता है? इलुएंट बेंजीन। और वो जो आप जानते हैं इलुएंट हम कहाँ से शुरू करते हैं? नॉन पोलर से शुरू करते हैं, जरूरत पड़ती है तो आगे आगे पोलर पे जाते हैं। यहाँ दो ही चीजें थी, एक इलुएंट ने दोनों को अलग कर दिया। तो हमारा ये एक एग्जाम्पल आपके लिए क्रोमेटोग्राफी के लिए याद करना मस्ट है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंड आखिरी पैराग्राफ यही है उस जगह क्रोमेटोग्राफी में। तो नाउ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसपे आरएफ फैक्टर पे जेई सबसे ज्यादा पकड़ा गया है, सबसे ज्यादा जेई में ये उठा रखा है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सब कुछ वही, बस आपके कॉलम की जगह स्टेशनरी फेज एक पतली सी ग्लास की स्लाइड जो होती होगी, शायद आपने बायो लैब में 9th-10th में देखी हो, जिसपे आप ग्लिसरीन और वो कवर स्लिप वगैरह लगाते होंगे। वो पतली सी जो थिन लेयर, उसी स्लाइड के ऊपर एक एड्सॉर्बेंट की लेयर चिपकाई जाती है। जो मैंने कॉलम पूरी स्लरी भर दी ना पिछले क्रोमेटोग्राफी में, अब के मैं उसी स्लरी की पतली सी लेयर उसके ऊपर चिपका देती हूँ, माइक्रोवेव में उसको ड्राई कर देती हूँ, और मेरे पास वो जो ग्लास की स्लाइड है उसके ऊपर एक पतली सफेद लेयर आ जाती है, वो मेरा कॉलम बन गई। बस कॉलम बनते ही मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है। देखिएगा मैंने क्या किया, दिख रहा है सबको? ये ब्लैक लाइन दिख रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में? ये एक ग्लास का कंटेनर है, नीचे जो ब्लू कलर का है मैंने एक सॉल्वेंट डाला है जो ऊपर चढ़ेगा। पिछली क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट डिसेंड कर रहा था, इसमें एसेंड करेगा। कैपिलरी एक्शन आप जानते हैं, पेड़ की जड़ को पानी देते हैं और टिप तक पानी पहुंचता है, तो वो कैपिलरी एक्शन है, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो वही सेम एक्शन यहाँ होगा। सॉल्वेंट डाला मैंने अपनी चॉइस का, जो सही लगता है उसमें। ये ग्लास का पूरी स्ट्रिप सी दिख रही है आपको, इसके ऊपर एक सॉलिड कोटिंग हो रखी है, किसी एड्सॉर्बेंट की, किसी स्लरी की सॉलिड वाली कोटिंग हो रखी है, यानी इस पे कुछ एड्सॉर्ब करने का सरफेस है। यहां पर मैंने वो सैंपल का स्पॉट डाल दिया जो मुझे सेपरेट करना था। इसमें दो चीजें थी मिक्स्ड, मैंने उसको ड्रॉपर से लिया और 2 ड्रॉप डाल दी, स्पॉट यहां डाल दिया और अच्छे से सूखने दिया इसको। वहां पर वो फिल्टर पेपर जैसा लगता है ये जो पेस्ट है, तो वो एब्जॉर्ब हो गया, एडजॉर्ब हो गया, पूरा सोख लिया उसने। उसी जगह येलो येलो दाग या ब्लू ब्लू दाग दिखता है मेरे को, जिस कलर का भी मेरे को सैंपल दिया। अब इसको मैंने ढक्कन किया बंद, और यहां देखिए इस ग्लास स्लाइड को इस लिक्विड में डुबोया है, और डुबोते वक्त यहां हम एक बेस लाइन मार्क कर लेते हैं। ये हमें मार्क करनी होती है लैब में, स्पॉट से 1 या 2 सेंटीमीटर नीचे। स्पॉट लिक्विड में नहीं डूबना चाहिए, तो वहीं घुल जाएगा। आप सोच के देखो, आपने एक स्पॉट डाला है और अगर आप उसी स्पॉट को लिक्विड में डाल दोगे तो घुल के वहीं खो गया। आप क्या सेपरेट करोगे? मेरे को स्पॉट और लिक्विड के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना होता है, और उसके लिए हम पहले ही पेंसिल से एक लाइन बना लेते हैं कि लिक्विड इससे नीचे नीचे होना चाहिए। वो मैं और डिटेल में एनलार्ज करके उसको यहाँ दिखाऊंगी। मैंने इसके अंदर इसको अटका दिया, सेट कर दिया, ढक्कन बंद कर दिया, और 2 दिन बाद खोला। 2 दिन बाद जब मैंने खोला तो ये लिक्विड धीरे 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 ऊपर चढ़ा होगा, रिसा होगा कैपिलरी एक्शन से। ये लिक्विड इसमें से दोनों को मूव करके चला होगा। किसी एक का मूवमेंट फास्ट होगा, किसी एक का मूवमेंट स्लो होगा, कोई एक पहले एड्सॉर्ब हो जाएगा, कोई एक बाद में एड्सॉर्ब होगा। अब इसमें कमाल की बात ये 2 चीजें थी, एक कलरलेस और एक कलर्ड। 2 चीजें दी मैंने आपको, ज्यादातर ऐसा ही होता है, एक कलरलेस और एक कलर्ड। तो ये जो येलो कलर दिख रहा है मुझे यही चाहिए, और इसमें कलरलेस इंप्योरिटी है। तो 2 दिन बाद जब मैं आई तो वो कलर जो येलो था वो कहां पहुंचा हुआ था इस ग्लास स्ट्रिप पे? यहां।
यानी इससे नीचे कौन रह गई, वो कलरलेस इंप्यूरिटी नीचे रह गई, ऊपर अब ये प्योर वो कलर का ड्रॉप आ गया उस कंपाउंड का जो मुझे चाहिए था। अब ये बेस लाइन जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर रखी थी, मुझे पता है कितनी ऊपर ड्रॉ कर रखी थी, और सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट कहां तक चढ़ा, एक टाइम तो ऐसा आएगा सॉल्वेंट सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसको मेजर करके आपको ये डायग्राम आता है जेई में पूरा एज इट इज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट कितना चढ़ा, सॉल्वेंट को कितना चलना पड़ा, और कितनी दूरी पर वो कंपाउंड का स्पॉट आ गया, ये डायग्राम आएगा आपके पास। तो सॉल्वेंट को कितना चलना पड़ा, y, लेकिन काम कहां खत्म हो गया था, x। तो एक तरह से माइलेज या परसेंटेज निकालने वाली बात है, इतने में से इतने नंबर आए जी, y नंबर में से x आए। तो आप अगर ये देखिए x और y समझ रहे हैं, RF फैक्टर रिटेंशन फैक्टर कहते हैं। इस पर्टिकुलर स्पॉट या कंपाउंड को रिटेन होने में सॉल्वेंट का फ्रंट को कितना चलना पड़ा, या कितनी देर बाद ये आया रिस्पेक्टिव टू सॉल्वेंट को कितना चलना पड़ा, तो उसको कहते हैं रिटेंशन फैक्टर। 3 साल लगातार आरएफ वैल्यू पे क्वेश्चन आया, लगातार, ये भी नहीं कि तुम 1 साल का गैप डाल दो। और वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कलर्ड कंपोनेंट, इंप्योरिटी कलरलेस है वो तो नीचे ही गई, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, बस सबसे आसान इंटीजर टाइप है ये। क्यों बच्चा छोड़ के आता है, जीओसी वैसे ही इतना लंबा, थक लेते हैं टीचर्स, इसको 12th में डालते हैं, 12th में नंबर आता है नवंबर दिसंबर में, तब तक हम प्री बोर्ड एक्स वाई जेड 10 चीजों में घुसे होते हैं, टॉपिक छूट जाते हैं, अक्सर यही होता है इस टॉपिक के साथ। तो यहां पर आरएफ फैक्टर निकाल लेंगे, सीधा साधा क्वेश्चन आता है, आरएफ फैक्टर निकालिए इंटीजर टाइप में। ये डेसिमल में आएगा कि 1 से बड़ा आएगा, सॉल्वेंट फ्रंट तो लंबा ही है, और रिटेंशन स्पॉट जो है या कहिए जो कलर्ड स्पॉट है वो छोटा है, तो वेरी ऑब्वियस ये किस में आएगा, डेसिमल्स में। तो परसेंटेज मांग लेंगे तो 100 से इंटू कर देंगे। इंटीजर टाइप में यूजुअली 10 की पावर्स में पूछते हैं, तो आपके पास डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने का तो मैकेनिज्म है। क्लियर। लास्ट फॉर टुडेज क्लासेस कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफी हो गई, कॉलम, और ये कौन सी थी, थिन लेयर। लास्ट आती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये है जो मेरे तो 12th में थी, हमें तो 12th में करवाया गया था, अब आजकल करवा रहे क्योंकि ये बड़ी चीपली अवेलेबल चीजें हैं, रेड और ब्लू इंक मिक्स करके दे देना, एग्जाम्पल रेड ब्लू इंक का ही है इसमें। तो ये बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है, आप सारा जानते हैं। इसमें ज्यादातर ये शुगर्स और अमीनो एसिड्स को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, राइट। ज्यादातर ये शुगर्स और अमीनो एसिड्स को सेपरेट करते हैं। आप देखिएगा बहुत से मशीन्स ऐसी आती हैं आजकल घरों में, शुगर लोग एक पेपर स्ट्रिप से चेक कर लेते हैं अपनी बिफोर एंड आफ्टर फूड। आप देखें एल्डरली पीपल यूज टू कीप शुगर टेस्टिंग मशीन, उसमें एक पेपर स्ट्रिप निकलती है और उसमें वो ब्लड का स्पॉट लगाते हैं, क्रोमेटोग्राफी है वो, राइट। वो क्रोमेटोग्राफी से उस पेपर में वो चलता है, मतलब शायद आपने किसी ने देखा हो, ना भी देखा हो तो, बट ये इतनी इजी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है, वो एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। एनीवेज, इसमें मोबाइल फेज भी लिक्विड है और स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है, ये कैसे हो सकता है। स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है, इसी वजह से बच्चे गलत कर देते हैं, स्टेशनरी फेज तो भी लिक्विड हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेजेस पे मैच मैट्रिक्स बहुत मिलेंगे आपको, तीनों क्रोमेटोग्राफी, फेज किसमें लिक्विड किसमें सॉलिड कौन सा क्या। मोबाइल फेज तो लिक्विड होता है, लेकिन स्टेशनरी फेज भी लिक्विड हो सकता है, दैट्स अ थिंग टू बी चेक्ड। यस, होता है। मोबाइल फेज तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया मैंने, वो तो हमें वैसे भी पता है, हम ले सकते हैं। स्टेशनरी फेज क्या है, एक लिक्विड पोलर लिक्विड जैसे कि वाटर, और वो वाटर किस फॉर्म में लिया है, एक स्पेशल टाइप का पेपर आता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर। उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर में वाटर वेपर्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, इम्प्रेग्नेटेड होते हैं, तो वो स्पेशल पेपर, आम पेपर की बात नहीं कर रही, क्रोमेटोग्राफिक पेपर में ऑलरेडी वाटर उसके अंदर इम्प्रेग्नेटेड होता है, तो वो वाटर उसका क्या है, स्टेशनरी फेज, जबकि लिक्विड है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है उसका, मोबाइल फेज। तो अब उसको कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रही हूं, सीधे इससे ही समझ में आ जाएगा। ये वो स्पेशल पेपर है, राइट। हम लोगों को जब लैब में कराते थे, हमने यही वाले की हुई है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे किया करते थे। अगर मेरे पास ये वो स्पेशल क्रोमेटोग्राफिक पेपर मेरे को दिया, ठीक है, इस पेपर के नीचे हम एक बेस लाइन खींचते थे,
यहाँ एक ऊपर लाइन खींचते थे, हमें सॉल्वेंट फ्रंट नापना होता था, तो हम ऊपर से 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर जितना टीचर कहे इस पेपर को हमने तैयार कर लिया। और यहाँ एक ग्लास रॉड ली, मैंने इतनी जगह पे लाइन खींच ली, ग्लास रॉड पे इसको हमें ग्लू दी जाती थी, चिपका दिया, ठीक है। और यहाँ पर बेस लाइन है, मेरी नीचे की बेस लाइन है। इस पेपर पर बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर रेड और ब्लू इंक का एक ड्रॉपर से ड्रॉप लेके यहाँ डाल दिया, एड्जॉर्ब होने दिया, मेरा मेन पेपर कॉलम तैयार हो गया। कॉलम तो तैयार किया मिला, उसके बाद मैंने उसको एक सिंपल बीकर में हम ढक देते थे, रख देते थे। ग्लास रॉड है तो बीकर पे ऐसे अड़ गई और ये लटक गया आराम से, और इसको नीचे सॉल्वेंट से इतना डिप करते थे कि मेरा स्पॉट नहीं जाना चाहिए लिक्विड में। वो लाइन मैंने पहले खींच रखी होती थी। लिक्विड को पेपर टच करना चाहिए, स्पॉट लिक्विड को टच नहीं करना चाहिए। ऊपर ढका, छोड़ दिया। 2 दिन बाद आए, 2 दिन हमारे को नहीं खोलने देते थे उसको। 2 दिन बाद हम आए और हम इस पेपर को वापस लेते हैं तो कैसा होता है, क्या होता है। ये जो लिक्विड था ये भी अगेन असेंडिंग, ऊपर चढ़ेगा। जब ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, इस स्पॉट में क्या चीजें मिक्स हैं, ब्लू और रेड इंक, या हो सकता है कोई और 2 चीजें, शुगर वगैरह, अमीनो एसिड जो मैं बोल रही हूँ। तो ब्लू इंक का मूवमेंट स्लो है, ये बहुत जल्दी एड्जॉर्ब होके चिपक जाता, क्योंकि ब्लू कलर की डाई जो है शायद उसमें पोलर फोर्सेस थे, वो जल्दी उस पेपर पे चिपक गए, मूवमेंट स्लो। तो जो हमें एक्चुअली में सबमिट करना होता था, ऐसे इतना सुंदर नहीं होता था वो, ऐसे एक बहुत बड़ा हमको स्पॉट, दाग दिखता था जैसे कुछ गिरा हुआ है, और उसमें नीचे वाला हिस्सा यहां तक तो एक्सट्रीमली ब्लू, और इधर रेड और ब्लू सा मिक्स हुआ, और ऊपर वाला हिस्सा रेड। हम वो पेपर अपनी डेस्क से उठाते थे, सिजर से काटते थे, वो बीच वाले हिस्से को रिमूव कर देते थे। ब्लू इंक वाले हिस्से को काटा, रेड इंक वाले हिस्से को काटा, प्रैक्टिकल कॉपी के लेफ्ट साइड वो जो प्लेन पेपर होता है उस पर चिपकाया और सबमिट किया। ये होता था रेड इंक और ब्लू इंक को सेपरेट करना। ये होता है, कौन से वाली क्रोमेटोग्राफी बोल रही हूँ, पेपर को एक और नाम से जानते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मैंने 1 हफ्ते जितना बोला है आज। सो मेरी तरफ से ये पार्ट पूरा, मेरे लिए ये नाइटमेयर होता है पढ़ाना। आई कीप इट फॉर लास्ट एंड आई एम सो सॉरी इफ आई पुश्ड यू मच, बट जिस दिन जेई देने जाओगे इसके लिए तो थैंक्स जरूर बोलोगे कि ये रटा दिया।